जो आज का है हमारा स्टूडेंट वेबिनार, हम इसकी शुरुआत करते हैं। और लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। थोड़ा सा तारुफ जो है जरूरी है सेमिनार का। जो हम लोग वेबिनार जो कर रहे हैं यहाँ पे अभी आपके साउंड से जो हो रहा है, ये अपने आप में एक एक समझिए कि एक छोटा कदम है, लेकिन एक बड़े कदम की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम एक बड़ा प्रोग्राम करें इस पे। और जिसको लेके ये रखा गया था आज का हमारा वेबिनार, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 पे रखा गया है। और उसका जो एक सेक्शन है स्कूल एजुकेशन, उस पे रखा गया है। स्कूल एजुकेशन पे इसलिए रखा गया है कि जो आपका पेपर है, एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो एक स्पेशलाइजेशन पेपर है, उसका कंसर्न हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन से है, मतलब कि स्कूल एजुकेशन से है। इसलिए एनपीई 2020 का जो स्कूल एजुकेशन वाला पार्ट है, उस पे ये वेबिनार जो है रखा गया है, ताकि आप लोग जो नए चेंजेस आए हैं या आने वाले हैं या होने वाला है, वो एनपीए में कौन सी बात कही गई है उसके बारे में उसको हम जान लें, ताकि जब हम इस चीज को क्लासरूम में पढ़ें तो चीजें और अच्छे से समझ में आए और हम चीजों को जान सके, अच्छे ढंग से जान सके उनको कि असल में चीज है क्या। एनपीए 2020 आप देख रहे हैं कि ये काफी दिनों से आ रहा है, चर्चे में आ रहा है। और अभी 2020 में जो है इसको हमारा हमारा जो पार्लियामेंट है उसने पास कर दिया। बहुत सारे इसके अंदर इसकी खूबियां भी हैं, और बहुत सारे लोग इस पे इशू भी उठा रहे हैं, बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया, कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, कुछ चीज़ों पर कम फोकस किया गया है। लेकिन हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, अगर हम वहाँ पे देखें तो हमें लगता है कि कमोबेश सब चीज़ जो है वहाँ से है। पूरा स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर पूरा चेंज किया गया है। जो हमारा आंगनवाड़ी, जो चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसको भी एक पार्ट बना दिया गया है इसका। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, वो अब 3 साल से लेकर 18 साल तक के लिए +2 भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और भी बहुत सारे जो पॉलिसीज में जो है बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जो कि पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही देखा करते थे, अब ये सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक किया है। तो अब जो स्पीकर हैं हमारे, वो अपने अपने ढंग से जो भी मवाद लेकर आए हैं, जो भी अपनी अपनी समझ लेकर आए हैं। 5 जो है हमारा 5 टॉपिक है अलग अलग स्पीकर को दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बेसिक कंसेप्ट है, और बताया जाता है कि स्कूल एजुकेशन का ये फाउंडेशन है। अगर हमें पढ़ना लिखना और कैलकुलेशन अगर हमें नहीं आता है, तो फिर आगे की सीढ़ी जो है हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ही आसान नहीं हो सकता है वो। तो जो पहला टॉपिक है वो समझिए कि एक तरह से 3 R's के बारे में है, कि जो भी हमारी राइटिंग और रीडिंग और जो अरिथमेटिक जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से बच्चे जो है बिलो ग्रेड, उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो ब्लू ग्रेड है, मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो ब्लू ग्रेड है। किस तरीके से ये जो एनपीए 2020 जो है वो, ये जो बीच का गैप है कि 5th ग्रेड का स्टूडेंट 3rd ग्रेड के टेक्स्ट बुक को रीड कर पा रहा है, और लेकिन वो 5 ग्रेड के टेक्स्ट बुक को नहीं रीड कर पा रहा है। तो ये 2 साल का गैप है, क्या ये जो हमारा एनपीए 2020 जो है वो ये 2 साल के गैप को पूरा करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसी तरह से जो एक दूसरा टॉपिक है यहाँ पे स्कूल स्ट्रक्चर के बारे में है, और उसका जो करिकुलम है, पेडागोजी है, उस पे है ये। स्कूल स्ट्रक्चर टोटल बदल दिया गया है। इसके अंदर जो है आपका अर्ली ईसीसी जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको भी शामिल किया गया है। फिर 5-3-3-4 का जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, किस तरीके से इसको हम लोग जो आपके स्पीकर हैं समझाने की कोशिश करेंगे। और उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्या करिकुलम है, क्या पेडागोजी है, इस पर भी वो बात करना चाहते हैं वो बात रखेंगे। एक तीसरा है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
लिटरेसी, न्यूमरेसी और स्कूल स्ट्रक्चर के बाद असेसमेंट। असेसमेंट ही एक ऐसा हम कह सकते हैं कि जरिया है जिससे हम जो हमारा अचीवमेंट है, जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, किस हद तक आया है स्टूडेंट के अंदर में, यूनिवर्सिटी के अंदर में, टीचर के अंदर भी, असेसमेंट से ही हमें पता चलता है। तो ये जो तीसरा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, किस तरह से हमारा असेसमेंट पे डेवलपमेंट हो रहा है या करने के बारे में बात किया जा रहा है, वो भी इस एनपीए 2020 में बात की गई है। ये भी यहाँ के स्पीकर आपको बताएंगे। और एक चौथा टॉपिक है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल। आप जानते हैं कि आज के वक्त में जो है, अब स्पेशल एजुकेशन जैसी कोई चीज जो है वो बहुत ही कम सुनने को मिलता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन ज्यादा सुनने को मिल रहा है। अब बच्चों, हर तरह के बच्चों को एक साथ मिलाकर, जो भी एक बेंच मार्क डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनको एक साथ मिलाकर एजुकेट करने की बात कही जा रही है। हम अगर बच्चों में तब्दील नहीं कर सकते तो कम से कम करिकुलम में हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या, एनपीए 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन पे किस तरह से फोकस किया गया है और किस तरह से लर्निंग को हर एक के लिए मौसर बनाने की कोशिश की गई है, इसके बारे में हमारे जो स्पीकर है वो बताएंगे। और एक जो है बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ का है वो है ड्रॉप आउट रेट जो है, और एक्सेस का जो प्रॉब्लम है उस पे पांचवा टॉपिक है, उस पे बात किया जाएगा किस तरीके से ड्रॉप आउट रेट को कम करने के बारे में हमारा एनपीए 2020 ने बात कही है। ये जो यूनिवर्सल एक्सेस है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट है, इस पे किस तरह से इसको किस तरह से लाया जाए, किस तरह से ड्रॉप आउट को रोका जाए, तो ये पांचवा टॉपिक है। इस तरह से जो समझिए कि टोटल पांच टॉपिक है, वो ऐसा है कि टोटल जो स्कूल करिकुलम है उसको कवर कर रहा है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे एक भी ऐसा पॉइंट जो छूटा गया है, छोड़ दिया गया हो। हाँ, मुझे लगता है कि एक पॉइंट जो है कि मीडियम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, लैंग्वेज वाला पार्ट यहाँ छोड़ दिया गया है। उसको हम कभी फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो जो पांच टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है। और हम देखते हैं जो हमारा पहला स्पीकर है वो है हमारे रोमान राही। वो अपना अपने माइक को अनम्यूट कर लें और जो बात इस पे वो रखना चाहते हैं वो रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुमान आलम, अहमद हाँ, से। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हेल्थी एंड हैप्पी होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरेक्विजिट टू लर्निंग है। मैं इस पे बात जो है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रखना चाहूँगा कि ये जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की तरफ से 21 मई 2019 को रखा गया, और ये 1986 से पॉलिसी एजुकेशन 34 साल बाद इसकी जगह पे जो है कि आया है। तो हम अपने इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए बात रखेंगे कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरेक्विजिट टू लर्निंग जो है सभी बच्चों में बुनियादी ख्वानदगी और अदद शुमारी गिनती को यकीन बनाना है। सीखने के लिए एक फौरी जरूरत और लाजमी शर्त पे आज बात करेंगे इनसे। कोठारी कमीशन 1966 से हो, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन हो एनपी 1992, एनसीएफ 2005, आरटी 2009, ये जितनी भी कमीशन फ्रेमवर्क की जितनी सी सारी चीज़ें आई है, इनकी कोशिश रही है कि बच्चों को तालीम को आसान बनाया जाए जिससे बच्चे सीख सकें। गवर्नमेंट की मिड डे मील कोशिशों के बावजूद भी बच्चों की सीखने की दर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक आज एलिमेंट्री स्कूल में 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी से बहुत दूर है। इसे बोलने, लिखने, काउंटिंग करने, जोड़ घटाव का भी शोर पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे बीच बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद, इतने इतने कमीशन, इतने फ्रेमवर्क होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में 5 करोड़ कम बड़ी तादाद नहीं है जो बच्चे इनरोल्ड है स्कूल में, और इनरोल होने के बावजूद उसके अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी जो बेसिक चीज़ है वो उसके अंदर नहीं आ सका। एक डाटा कहती है कि जो ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है वो कहती है कि आज भी भारत में 76% एडल्ट
एडल्ट ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट को नहीं समझती है और आज भी फाइनेंशियल रूप से इलिटरेट है, और ये रेट भारत में लगातार खराब रही है। तो ये एजुकेशन सिस्टम को आप देखिए, हमेशा बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन जमीनी लेवल पे किस हद तक इसका अमल हो पाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। इसीलिए नई शिक्षा इस बार जो हमारे बीच आई है, उस नीति के जरिए ये कोशिश की गई है कि 1 से 3 क्लास के बच्चे, यानी 8 साल के बच्चों में बेसिक लिटरेसी या न्यूमरेसी के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा, जो सिर्फ इस चीज पर फोकस फोकस करेगी कि 2025 तक पूरे देश के बच्चों को ट्रैकिंग करके क्लास 3 तक फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमरेसी की कमी को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसको फाइंड आउट करने के बाद इस पे ये बात रखी गई कि एक डेट भी तय किया गया है कि 2025 तक हम जो है इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो अभी जो फॉर्मूला है स्कूल सिस्टम का दिया गया है 10+2+3 के बाद, ये 5+3+3+4 रहेगा, जिसमें 5 का जो है वो ये कहा गया है 5 में कि बच्चा जो 6 साल की उम्र में एक क्लास में आता था पहले, वो आज भी एक क्लास में 6 ही साल की उम्र में आएगा, लेकिन इससे पहले 5 साल में 3 साल का उम्र उसका आंगनबाड़ी जैसे प्ले स्कूल में जो है कि प्ले स्कूल के द्वारा उसके अंदर वो जो है कि उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट किया जाएगा। और उसके बाद जब वो 6 साल का होगा तो 6 साल में वो एक क्लास में आकर एडमिशन होगा उनका, और फिर 3 क्लास तक उनके अंदर जो है कि न्यूमरेसी लिटरेसी को उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट ने इस नीति में यह भी मेंशन किया है कि एनसीईआरटी के जरिए 3 महीने का एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चों को साल में 3 महीना ग्रुप एक्टिविटीज प्ले एक्सरसाइज के जरिए न्यूमरेसी एंड लिटरेसी को डेवलप करने की कोशिश करेगी। और फिर इसमें एक बात, कई सारी बातें हैं, उससे आगे ये कह रहा है कि एनआईयूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो राज्य के ओपन स्कूल और जो है एनआईयूएस राज्य के ओपन स्कूल और नेशनल लेवल पे जो ओपन स्कूल है उसके जरिए 3 से 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि फाउंडेशन नेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अहमियत देने के लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कायम किया जाएगा। असाध्या के खाली ओहदों को स्कूल में पूर्ण करने के लिए जल्द से जल्द सिलसिलावार तरीके से तकर्री का अमल शुरू किया जाएगा। खसूसी तौर पर पसमाइंदा इलाकों और ज़्यादा नाखवानदगी वाले इलाके के स्कूल में असाध्या बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। जब हम ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान, NPGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, RT राइट टू एजुकेशन को देखते हैं तो मालूम होता है कि ऐसे इलाके जहां बच्चे ऐसे मकाम से ताल्लुक रखते हैं जहाँ 150 बच्चों से 200 बच्चों में सिर्फ 2 या 3 टीचर हैं, और लेडी टीचर नहीं होने और स्कूल में बेसिक सहूलियात नहीं होने की वजह से बच्चियों में कमी रहती है, एडमिशन इनरोल नहीं हो पाते हैं। तो इस पॉलिसी के मुताबिक सबसे पहले उस इलाके में खसूसी तौर पर स्कूलों में असाध्या बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। इस बहाली में पॉलिसी उन असाध्या को फौकियत देगी जो वहाँ का मकामी हो और वहाँ की जबान से वाकिफ रखता हो। अक्सर जो हम देखते हैं ड्रॉप आउट का रेट जो है, ये अभी भी कहा जाता है कि जो है कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे जो है कि ड्रॉप आउट हुए हैं 1 to 5 के बीच, जिनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी और उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जो अभी भी स्कूलों की हालत बदतर है कि ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट एनरोल होते हैं और उसके हिसाब से टीचर को बहाल नहीं किया गया है, ताकि बच्चे के जो 31 का जो रेशियो है कि 30 बच्चे पे जो है कि एक टीचर होंगे, उसकी कमी को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि पॉलिसी राटी 2009 में PTR पुपिल टीचर्स रेशियो 30 स्टूडेंट पे एक टीचर रखा गया था। इस पॉलिसी में भी 30 अनुपात यानी 30 तालिब इल्म पर एक उस्ताद का होना लाजमी रखा गया है। और जो इलाके समाजी व मासी तौर पर पसमाइंदा इलाके हैं उस स्कूलों में 25 तलबा तालिब इल्म पर एक उस्ताद को लाजमी रखा गया है। ऐसे इलाके जहाँ पे जो है कि बच्चे पसमाइंदा हैं और जो है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और जो मासी हालात इकोनॉमिकल लेवल पे कमजोर है, वहाँ पे ये रेशियो 25 बच्चे पर ही 25 तालिब इल्म पर ही एक टीचर को लाजमी रखा गया है कि वहाँ 25 पर ही एक टीचर रहेंगे। CPD
कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जरिए असातिज़ा की तरबियत, हिम्मत अफजाई और इमदाद फराहम किया जाएगा ताकि उनकी मसलसल पेशा वाराना तरक्की मुमकिन हो और बुनियादी ख्वानदगी और अदबी शुमारी को हदफ को हासिल करना आसान हो सकेगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि दरसियाती खाका में पढ़ने लिखने बोलने गिनने शुमार और मंतकी मैथमेटिकल थिंकिंग को फरोग देने वाले मवाद कंटेंट को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी ख्वानदगी और अदद शुमारी फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी को हासिल कर सकें। तालीम असातिज़ा और इब्तदाई दर्जों के दरसियात या नसाब को दोबारा तरसील किया जाएगा, इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हुए किस तरह बुनियादी ख्वानदगी और अदद शुमारी न्यूमरेसी एंड लिटरेसी को हासिल किया जाए, इस बात की कोशिश की जाएगी, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ये पॉलिसी ये भी कहती है कि एनसीईआरटी और एसीईआरटी के जरिए अव्वल दर्जा जो है फर्स्ट क्लास के लिए स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार किया जाएगा जो कि 3 माह या पहले मॉड्यूल पर मबनी होगा। इसमें मुख्तलिफ सर्कसों को शामिल किया जाएगा जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, साउंड हो गया, वर्ड्स, कलर्स, शेप्स एंड नंबर्स है। न्यूमरेसी लिटरेसी से मुराद एक बात हम आमतौर पर ये जान लें कि आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो साइन है, जो शेप है, रंग है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, उन चीज़ों से मुराद है जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए तालीम मरकज़ के थ्रू भी प्रो शिक्षा के थ्रू भी जो है कि लिटरेट करने की कोशिश पहले भी की गई है। और इस पे बात यहाँ न्यूमरेसी पे उसी पे बात की गई है कि बच्चों में जो 5 करोड़ बच्चे जो न्यूमरेसी लिटरेसी से महरूम रह गए, जो है कि पहले ही इन हफ्ते में इनरोल के बाद पीछे हो जाते हैं अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, उनको बेहतर करने की कोशिश की गई है। इसमें द नेशनल जो है कि न्यूट्रिशन पॉलिसी जो 1993 में आया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 या नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005, ईपीसीसी 2013 को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी ने आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 में जो शुरू किया था, इसे आईसीडीएस के अंदर रखा गया, जो हिस्सा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस का हिस्सा। इसमें बच्चे क्लास 1 में जाने से पहले 3 साल प्री स्कूल के तौर पर आंगनबाड़ी में फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को डेवलप करेंगे, तो के जरिए डेवलप किया जाएगा और बच्चों में मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को भी फरोग दिया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। इसमें ये भी कहा गया कैसे में न्यूज फॉर एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा के जरिए बुनियादी ख्वानदगी और अदद शुमारी पर आला मयार की सहूलियात मुहैया कराए के जरिए सहूलियात मुहैया कराया जाएगा ताकि असातिज़ा और तलबा के दरमियान जबान और तकनीक की परेशानियों को खत्म किया जा सके। इस पॉलिसी में इस बात को भी इंक्लूड किया गया है कि अगर हमें एलिमेंट्री एजुकेशन को बेहतर करना है तो पीयर ट्यूटोरिंग, साथियों के साथ पढ़ाना और वॉलंटियर्स के जरिए पढ़ाना, इसे भी शुरू किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्बन स्कूल के लाइब्रेरी की हालत अफसोसनाक है, तो रूरल स्कूल की तो बात क्या हो सकती है। रूरल एरिया में लाइब्रेरी की हालत कितनी ख़राब होगी कि जब अर्बन में गवर्नमेंट अर्बन में शहरों में जब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल का ज़्यादा लेते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है कि बच्चे उस बुक का है। यहाँ क्लास में जब हम जाते हैं तो क्लास में बच्चों के पास जो बेसिक बुक रहता है वो बुक नहीं मिलती है। किसी बच्चे के पास बुक है तो पेंसिल नहीं, पेंसिल है तो कुछ और नहीं। उसके पीछे चाहे हालात जो भी हो, जो भी जिम्मेदार हो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट हो, या टीचर की कमी हो, या गार्जियन की कमी हो, या मासी हालात बच्चों का वीक हो, जो भी वजह रही हो, लेकिन उसके बाद भी जो लाइब्रेरी चला तो उसको उसके ये पॉलिसी का कहना है, ये पॉलिसी इस बात को देख रही है और वो कहती है कि इसमें हम यही नहीं उस ज़रूरतों को भी पूरा करें और डिजिटल लाइब्रेरी कायम करेंगे। वो रूरल लेवल पे करेंगे, गांव में जहाँ ग्रामीण स्कूलों में जो ये सब कमी है उनको भी वहाँ दूर करके डिजिटल लाइब्रेरी का कायम करेंगे और लाइब्रेरी क्लब बनाए जाएंगे। एनएनपी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी और एनसीएफ वगैरह से हम देखते हैं कि एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों में फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ को बेहतर करने की भी कोशिश की गई है।
इसे लेकर इस पॉलिसी ने भी इसका ख्याल रखते हुए कहा है कि बच्चों में तज़किया और सेहत बशमूल जिंदगी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए मिड डे मील प्रोग्राम को तवसीह दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ वर्ल्ड से चिल्ड्रन 2019 की एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि भारत में 69% बच्चों की जो मौत होती है वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से होती है। यूनिसेफ के मुताबिक हर दूसरा बच्चा माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो रहा है। बिहार और असम राज्य इसमें सबसे आगे है। ऐसे में पॉलिसी ने ये तय किया है कि जहां पर पके हुए गर्म खाने का नज्म करना मुश्किल होगा, वहाँ सादा लेकिन तज़किया के दूसरे अशिया जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, चना या मकामी फल जो होगा वो दिया जाएगा। सभी बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर बच्चों को खसूसी तौर पर 100% 100% टीकाकारी के लिए स्कूलों में हेल्थ रिकवर टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि बच्चों की सेहत पर नजर रखी जा सके और वक्त रहते कमी को दूर किया जा सके। ये सारी बातें थी जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से के तहत कही गई है, और सरकार ये सारी बातों को जो है चाह रही है कि 2025 तक पूरा करें। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं या जो है कि ये हो चुका है, उनमें भी जो है कि 2030 तक 35 तक वो जो है कि पूरा टारगेट करके पूरी तरह से उसमें जो है कि फाउंडेशन एंड लिटरेसी को ये किया जाएगा। और इतना सहूलियात हम 6% जो है जीडीपी का 6%, पहले जो है कि 3% खर्च किया जाता था एजुकेशन पे, अब ये बात की गई है कि 6% जीडीपी का हिस्सा इस पर खर्च होगा। तो इससे जो है कि जो प्रॉब्लम स्कूलों में आ रहा था वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। वो सारे बच्चे जो यहाँ से चले गए हैं उनको भी वापस लाया जाए कि वो भी 2035 तक सारे बच्चे, जितने बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट किए हैं जिस जिस स्टेज में भी हैं, वो भी आके लिटरेट होंगे और पूर्ण तरीके से जो है कि फाउंडेशन लिटरेसी को बहाल किया जाएगा। ये था जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन। और अगर इनसे कोई कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, बोल सकते हैं। हेलो। जी, बहुत अच्छा राही। जो जिसपे ये बात कर रहे थे, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, नंबर और लेटर्स की बात कर रहे थे, जो कि बिल्कुल एक ज़रूरी एलिमेंट है, नमक की तरह है खाने में। अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, रीडिंग पे, राइटिंग पे और सिंपल कैलकुलेशन पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे, तो ये जो 3 R's हैं एजुकेशन के हर एक फील्ड में आता जाता रहता है। आपको अपनी कंसेप्ट समझना है तो बिना रीडिंग के आप नहीं समझ सकते हैं। अपने कंसेप्ट को और अच्छा समझना है तो बिना लिखे हुए उसको आप नहीं समझ सकते। लाइफ में जो भी आप हिसाब किताब करते हैं, अगर आपको प्लस माइनस 1 2 3 ये सब पता ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आगे की लाइफ जो है, जो एकेडमिक लाइफ है, स्कूलिंग लाइफ है, वो कैसे जिया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये, जो आपका लेटर्स और नंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे फोकस करने की बात कही गई है। और कई तरह के मिशन भी, जैसे कि बता रहे थे कि मिशन भी तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो भी रीडिंग और मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम है, जो बिलो ग्रेड है, उसको पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। अब जो है हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें, स्कूल स्ट्रक्चर एंड इट्स करिकुलम एंड पेडागोजी। सना आफरीन इस पे बात करेंगी। ये आपको समझाएंगे कि मौजूदा जो आपका एनपीए 2020 है, उसमें उसका जो स्कूल का निज़ाम जो रखा गया है, स्ट्रक्चर रखा गया है, वो किस तरह के होंगे, और जो करिकुलम और पेडागोजी, जो साइंस ऑफ टीचिंग है, वो किस तरह का होगा। तो सना आफरीन, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम स्कूल स्ट्रक्चर एंड इट्स करिकुलम एंड पेडागोगी यानी कि स्कूल का जो स्ट्रक्चर मौजूदा है, यानी एनपीए 2020 के हिसाब से स्कूल का जो नया स्ट्रक्चर किस तरह होगा, यानी 5+3+3+4 सिस्टम को समझेंगे। उसके अलावा हम लोग जानेंगे कि जो नया दर्शयाती खाका यानी कि करिकुलम का जो खाका है या तदरीसियाती ढांचा क्या होगा एनपीए 2020 के हिसाब से, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि
आजादी के बाद जो है इंडिया में अभी तक 3 तरह की एजुकेशन, ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। सबसे पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसके बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई जिसको हम एनपी 1986, जिसका 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना, और उसके बाद अब लगभग 34 साल बाद ये एनपी 2020 आया है, जिसका ड्राफ्ट जो है वो 31 मई 2019 को सबमिट किया गया, और के कस्तूरी रंगन कमेटी के जरिए इसका जो है ड्राफ्ट पेश किया गया, और उसको कुछ दिन पहले इसको जो है मंजूरी मिली। तो आइए हम इसको समझते हैं कि 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो हमारा जो है पहले जो दर्शाती खाका था, जो स्ट्रक्चर था स्कूल का, वो था 5+3 10+2 सिस्टम था। यानी कि एक बच्चा जो है 10वीं तक जो है वो स्कूलिंग करेगा, और 10वीं वो एग्जाम देगा, और 11-12 उसका सेकेंडरी एजुकेशन होगा, और सेकेंडरी 9-10 होगा, सीनियर सेकेंडरी 11-12 होगा। लेकिन अब नए इसके हिसाब से 5+3+3+4 सिस्टम में जो है स्टूडेंट्स को एज ग्रुप्स में बांटा गया है। यानी कि पहले स्टेज में 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे आते हैं, उसके बाद 8 से 11 साल के बच्चे आते हैं, 11 से 14 साल के बच्चे आते हैं, उसके बाद 14 से 18 साल के बच्चे आते हैं। ये जो 4 स्टेजेस है उसको हम 4 नामों से जानते हैं। पहला जो है फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि बुनियादी मरहला। उसके बाद दूसरा मरहला 3 साल का होगा, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि इब्तिदाई मरहला के नाम से जानते हैं। उसके बाद होगा मिडिल स्टेज होगा, यानी दरमियानी मरहला। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज यानी कि सानवी मरहला होगा। ये जो फाउंडेशनल स्टेज होगा यानी कि बुनियादी मरहला, उस बुनियादी मरहला को भी फिर फर्दर 2 पार्ट में 2 स्टेजेस में बांटेंगे, जिसमें से जो 3 साल का होगा उसको प्री स्कूल या आंगनवाड़ी कहा जाएगा। यानी कि चाहे तो बच्चे आंगनवाड़ी में 3 साल तालीम ले, या फिर प्री स्कूलिंग यानी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में प्री स्कूल सिस्टम होता है, वहाँ प्री स्कूलिंग हासिल करें। बाकी 2 साल जो स्टूडेंट का होगा वो प्राइमरी स्कूल यानी ग्रेड 1-2 होगा, जो कि फाउंडेशनल स्टेज में भी प्राइमरी स्कूल की तालीम आएगी, यानी कि 2 साल ग्रेड 1 और ग्रेड 2। यानी बुनियादी मरहला में स्टूडेंट जो है 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में रहेगा, 2 साल जो है प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2 में होगा। सेकंड जो रहेगा 3 साल का हम लोग का प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें कि स्टूडेंट 3, 4 और 5 क्लास की तालीम हासिल करेगा, और इस उम्र में बच्चा 8 से लेके 11 साल का बच्चा होगा। उसके बाद होगा मिडिल स्टेज, जिसमें कि 11 से 14 साल के बच्चे होंगे, और जिसमें वो 6, 7, 8 की तालीम हासिल करेंगे। और सेकेंडरी स्टेज यानी कि 4 साल होगा, जिसमें भी 2 फेज होगा। फेज 1 में स्टूडेंट 9-10 की तालीम हासिल करेंगे, फेज 2 में 11-12 की तालीम हासिल करेंगे। और इस स्टेज में बच्चे जो है 14 साल से लेकर 18 साल के होंगे। ये 5+3+3+4 सिस्टम होगा, जो कि एनपी 2020 जब लागू होगा तो ये स्ट्रक्चर लागू होगा। अब हम आते हैं इसके करिकुलम और पेडागोगी के बारे में, कि स्कूल का करिकुलम यानी कि दरसियात, और पेडागोगी यानी तदरियासी खाका क्या होगा, तदरीस का खाका क्या होगा। तो सबसे पहले जो बात कही गई है वो यही बात कही गई है कि करिकुलम जो है और पेडागोगी है उसको न्यू डिजाइन में 5+3+3+4 डिजाइन में ढाला जाएगा। दूसरी जो बात कही गई, अहम बात इसमें कही गई है, वो है कि स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। लर्नर जो हैं उनके, हेलो मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है। थैंक यू सर। यस यू आर ऑडिबल। हाँ आ रही है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट का फिजिकल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाएगा, उनके मेंटल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाएगा, उनके सोशल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाएगा, उनके इमोशनल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाएगा, और उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे इसमें जोर देने पे बात की गई एनपी 2020 के हिसाब से। दूसरी बात कही गई है कि स्कूल का जो करिकुलम है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसके कंटेंट को कम कर दिया जाए, और जो एसेंशियल लर्निंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके ऊपर खासकर जोर दिया जाए। यानी कि हर सब्जेक्ट में करिकुलम के जो कंटेंट है उसमें जो बहुत जरूरी है, जो कोर एसेंशियल्स है, वहां तक उसको कम कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, और इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन तलबा कर सके, ऐसा हमको इंक्वायरी बेस्ड मतलब लर्निंग होगी, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि स्टूडेंट कुछ खोज सके, कुछ इंक्वायर कर सके, कुछ सवाल कर सके, और डिस्कशन मेथड बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि स्टूडेंट जो है आपस में यानी कि अगर कोर सब्जेक्ट को हम कम कर दें तो फिर उनको ये मौका मिलेगा कि उस बात पे वो ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकली थिंक कर सके, सोच सके, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन कर सके, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग उनकी डिस्कशन बेस्ड हो,
और फिर वो एनालिसिस कर सके हर चीज का। इन सारी चीजों पे जोर दिया जाएगा। और टीचिंग लर्निंग को जो है ना वो काफी इंटरेक्टिव बनाने पे इस पे जोर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि है ना एक है ना जो है स्टूडेंट है वो पैसिव लर्नर है और जो है टीचर जो है बस उसको बोले जा रहे हैं वो पैसिव लर्नर बने, नहीं पैसिव लिसनर बने हैं, बल्कि उनको एक्टिव लर्नर बनाया जाएगा। इस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो टीचिंग लर्निंग को काफी यानी कि वो फन बन सके, वो क्रिएटिव बन सके, उसमें कोलाबोरेशन हो, तलबा जो है खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट जो होगा वो इस तरह का होगा कि स्टूडेंट के असेसमेंट के जरिए से भी वो सीख सके। और जब है ना उनकी लर्निंग को जानने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग उस पर भी जोर दिया जाएगा। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि उनका असेसमेंट भी इसलिए होगा ताकि वो उनकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची है उसको हम समझ सके। और फिर उनका जो असेसमेंट होगा वो इसलिए भी होगा ताकि हम समझ सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के लिए भी उनकी असेसमेंट की जाएगी और उनको कहाँ तक वो सीख चुके हैं इसको जानने के लिए भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए भी उनको असेस किया जाएगा। और ये असेसमेंट जो होगी वो बिल्कुल मतलब बर्डन वाली नहीं होगी, बल्कि उनको जो है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस है ना साल में एक बार या 2 बार उनका इम्तिहान ले लिया जाए, बल्कि उनको कंटिन्यूअस जो है इवेल्युएशन पे जोर दिया जाएगा। यही नहीं कि बल्कि स्टूडेंट जो है खुद से भी खुद को इवेल्युएट कर सकेंगे, उनके साथ ही उनके पीयर ग्रुप भी उनको इवेल्युएट कर सकेंगे और टीचर भी उनको इवेल्युएट करेंगे। इस तरह से मिलकर के उनका जो है इवेल्युएशन जो होगा वो कंटिन्यूअस, और फिर सिर्फ उनको स्कूल तक ही नहीं, उनको क्लासरूम तक ही इवेल्युएशन उनका नहीं होगा, बल्कि आगे इस बारे में फिर बात आएगी। इस बारे पर जोर दिया जाएगा कि जो उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और उनका करिकुलर डेवलपमेंट भी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, इन सब का मतलब फाउंडेशन भी आगे जाके हम इस पे बात करेंगे किस तरह खत्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर दिया जाएगा, यानी कि हर स्टेज पे कोशिश की जाएगी कि तलबा ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस हासिल किया है उसके जरिए से उनका मतलब वो एक्सपीरियंस के जरिए से वो सीख सके। और इसमें जो है आर्ट्स को शामिल किया जाएगा, उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा, ताकि स्पोर्ट्स के जरिए से और आर्ट्स के जरिए से भी तलबा सीख सके। स्पोर्ट्स के जरिए से हम जानते हैं कि तलबा जो है वो खुद में कॉन्फिडेंस लाते हैं, उनका फिजिकल ग्रोथ अच्छे तरह से होता है, और स्पोर्ट्स के जरिए से तलबा जो है वो टीम में वर्क करना सीखते हैं। उसके बाद है वो लीडिंग क्वालिटी भी उनके अंदर आती है, उनके अंदर फिर जो है साथ मिलकर काम करने की क्वालिटी डेवलप होती है। उसके अलावा तलबा जो होते हैं वो एक दूसरे मतलब बर्दाश्त करना, हार जीत को अपने अंदर मतलब ये अगर किसी चीज में हार गए तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करने की ताकत उनके अंदर पैदा होती है। इसलिए आर्ट्स को और स्पोर्ट्स को भी, आर्ट्स के जरिए जो है तलबा जो है खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद की बातों को रख सकते हैं और उस फील्ड में भी खुद को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे खासकर जोर दिया गया है। उसके अलावा जो है तलबा को एम्पावर किया जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए से। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? तो कोर्स के चॉइस में, खासकर जब तलबा सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे तो उनको ये चॉइस होगा कि वो अपने कोर्स के चॉइस में फ्लेक्सिबल हो सके। यानी कि पहले जो क्या था कि एक स्ट्रीम का फाउंडेशन था, ये आर्ट्स स्ट्रीम है, ये ह्यूमैनिटी है, ये साइंस है, या फिर पहले था ये एकेडमिक है, ये वोकेशनल लर्निंग है, या पहले ये बात थी कि पहले ये को करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, या करिकुलर एक्टिविटीज है। तो ये सारी फाउंडेशन को खत्म कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें खत्म। अब एक तलबा जो है अगर वो ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है तो वो चाहे तो साइंस का एक पेपर रख सकता है, अगर कोई आर्ट्स के साथ चाहे तो साइंस पढ़ सकता है, अगर वो आर्ट्स के साथ चाहे तो कोई वोकेशनल सब्जेक्ट रख सकता है। ये सारी फाउंडेशन उसके लिए खत्म कर दी जाएगी। ये एनपी 2020 के लागू होने के बाद होगा। उसके अलावा जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज, इस पर भी एनपी 2020 जोर देता है। यानी कि हम जानते हैं कि बच्चों जो है वो 2 से लेकर 8 साल की उम्र में लैंग्वेजेस ज्यादा सीखते हैं, और ये माना गया है कि जो जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस जानता है उसके अंदर मतलब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज्यादा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और बच्चे की सीखने की इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस बात पे जोर दी गई है कि सहल आसानी फार्मूला को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यही नहीं बल्कि तलबा को ये
चॉइस दी जाएगी कि वो चाहे तो सिर्फ ना इंडिया की ही कोई लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज इंडिया की और एक फॉरेन लैंग्वेज भी वो सीख सकता है। उसके अलावा जो है दुनिया में इंडिया में बहुत सारे मतलब लैंग्वेज का जो है मतलब हेरिटेज इंडिया का काफी स्ट्रांग रहा है, यानी कि पर्शियन जैसी लैंग्वेज या फिर संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में भी बहुत सारे लिटरेचर्स वगैरह मिलते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज है जैसे कि तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ, उड़िया हुआ, इन सब का लिटरेचर जो है काफी रिच है। उसके अलावा कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है जैसे पाली, पर्शियन या प्राकृत या फिर संस्कृत, तो इन सब के लिए कहा गया, ये ऑप्शन दिया जाएगा कि पॉसिबली ऑनलाइन मॉड्यूल में ही, लेकिन ये तलबा को ऑप्शन दिया जाएगा कि इन सब लैंग्वेजेस में भी वो कोई एक लैंग्वेज चाहे तो वो सीख सकते हैं। और संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि बल्कि संस्कृत में इतने सारे मतलब लिटरेचर हैं, इतनी सारी फिलोसफी है, आर्ट है, सारी चीजें उसमें संस्कृत में शामिल की गई है कि संस्कृत पे भी खासकर जोर देने की इस करिकुलम में और एक मतलब एनपी 2020 में बात की गई है। यहाँ तक कि स्टूडेंट को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने इससे मतलब जब वो सेकेंडरी स्टेज में आए तो इस तरह की एक्टिविटी उनको कराई जाएगी जिसका नाम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके अंतर्गत बिना उनके इवेल्युएशन, बिना असेसमेंट के बस उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करें। इस एक्टिविटी में वो हर तरह के लैंग्वेज जितनी भी है मतलब इंडिया की रिच लैंग्वेज उनको वो सीख सकते हैं। उनका आपस का जो रिलेशन है यानी उसमें जो है वो उनके एसेंट में कौन सी कॉमन चीज पाई जाती है या फिर उनकी जो स्क्रिप्ट यानी लिपि में क्या चीजें कॉमन पाई जाती है, इन चीजों को वो सीख सके और इसके जरिए से वो इंडिया के मतलब कल्चर को अच्छी तरह से समझ सके, इस पे जोर दिया जाएगा। और ये बिना इवेल्युएशन के होगा, इस पर उनको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा और बस उस एक्टिविटी को और 6 से 8 तक के बीच में कभी वो इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल एंड कैपेसिटी, यानी ये एनपी 2020 जो है इस चीज पे जोर देगा कि स्टूडेंट का जो करिकुलर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर हाल में स्टूडेंट के लिए इंतहाई जरूरी है, तो उन चीजों को जरूर से जरूर मतलब शामिल किया जाए। जैसे कि क्लास 6 में जो है वो कोडिंग को जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है उस टाइम में आईसीटी का बहुत ज्यादा जरूरी है। आईसीटी को सीखना, स्टूडेंट जो है वो आईसीटी को बेहतर से बेहतर सीख सके। उसके अलावा जो है ये जरूरी है कि हर स्टूडेंट में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, यानी कि उनके अंदर साइंस का जो है वो मिजाज, साइंसी मिजाज पैदा हो, इसलिए साइंस को वो जरूर सीखे। मैथमेटिक्स जो हर स्टेज में उनके लिए जरूरी है तो वो मैथमेटिक्स को भी जरूर सीखें, लेकिन उनके लिए खास कर इस बात पे जोर दिया जाएगा कि उनकी लर्निंग जो है वो थोड़ी सी इंजॉयबल हो, इंगेजिंग हो और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाएगा और इंटीग्रेटेड हो, ताकि स्टूडेंट को ये सारी चीजें बर्डन न लगे। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके जब कोई स्टूडेंट इंडिया से बाहर भी अपना करियर बनाना चाहेगा या फिर आज भी इंडिया से बाहर जो लोग जाते हैं तो कोडिंग वगैरह, आईसीटी वगैरह, इस सब पे वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर प्रूव कर सकते हैं, तो इस चीज में उनका अच्छा फ्यूचर है। इसलिए ये सारी चीजें उनमें जरूर शामिल होगी, यानी करिकुलम में जो है एसेंशियल सब्जेक्ट को जरूर से जरूर मतलब शामिल किया जाएगा और सारे स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारा जो हिस्ट्री है हमारी, उसको जाना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और इस तरह से हमारा जो है जैसे कि या फिर यानी कि इन सारी चीजों पे खास करके तौर पे जोर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट इन सारी चीजों को जरूर सीखे और अपने आप को अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। तो अभी हमने जाना कि तदरियासी मतलब करिकुलम और पेडागोगी जो स्कूल का एनपी 2020 के हिसाब से क्या होगा, किन बातों पे ध्यान दिया जाएगा, तो उसमें है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा लर्नर के, उसके करिकुलम को रिड्यूस करने की बात की गई है ताकि स्टूडेंट में जो है एसेंशियल लर्निंग डेवलप हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग आ सके और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे यानी कि तजुर्बाती आमोजिश पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि तलबा अपने तजुर्बा से सीखते हैं, उस पर तजुर्बा हासिल करे, हर स्टेज पे इस पे ध्यान दिया जाएगा। स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए एम्पावर किया जाएगा ताकि वो अपने कोर को चॉइस करने के लिए खासकर सेकेंडरी में आजाद हो और चाहे तो ह्यूमैनिटी के साथ साइंस पढ़ सके, साइंस के साथ वो आर्ट्स का कोई पेपर पढ़ सके और ये कोई बाउंडेशन स्ट्रीम का बाउंडेशन उनके पे नहीं रहेगा कि हमको यही पढ़ना है और चाहे तो इसके साथ हम कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते। और अपने लिए फिजिकल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट रखना चाहे तो रख सकते हैं, वोकेशनल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं। क्लास 6 से जो है वो कोडिंग वगैरह को शामिल किया जाएगा
और उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज को इस पे ज्यादा जोर दिया गया है ताकि तलबा अलग अलग लैंग्वेजेस को सीख सकें। और करिकुलम में जो है वो एसेंशियल सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होगा, स्किल का इंटीग्रेशन हो, कैपेसिटी का इंटीग्रेशन हो। थैंक यू। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा सना आफरीन, जी सर। बहुत ही मौसर तरीके से आपने बताया स्कूल स्ट्रक्चर और एक बात समझ में नहीं आई सर। करिकुलम और पेडागोजी पे। सवाल जो है लास्ट में पूछने का मौका दिया जाएगा, आप अपने सवाल को लिख कर रखें, आखिर में मौका दिया जाएगा, कोई भी उसको जवाब दे सकता है। अभी जो हमारे तीसरे स्पीकर हैं वो हैं मोहम्मद आसिफ हुसैन। उनका जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट। इस तरह से हम असेसमेंट को ट्रांसफर इस तरह से मौसर बनाएं कि वाकई में स्टूडेंट के अंदर में कुछ डेवलपमेंट नजर आए, जिसको हम नोटिफाई कर सके, हम प्राइड कर सके कि हाँ उनके अंदर ये तब्दीली आई है। इस पे जो NP 2020 ने क्या कहा है इसके बारे में आपको आसिफ हुसैन साहब बताएंगे। आसिफ हुसैन साहब आप खुद को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम हमदर्द साथी को मेरा सलाम है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट है। और आप जान रहे हैं कि असेसमेंट जो एक घिसा पिटा हमारा वर्षों से एक तरीका चला आ रहा है और उसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। तो उन्हीं चीज़ों पर हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जितनी भी तरह के तालीमी पॉलिसी आई है सबने कहा है, लेकिन हम NP 2020 के इसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। तो ये प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है सर। बताइए। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था, चलिए हो गया सर, थैंक यू। तो NP 2020 के स्कूल एजुकेशन में हम लोग देखेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट है। और प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि NP 2020 की कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट को हम समझेंगे। उसके बाद स्टूडेंट डेवलपमेंट किस तरीके से असेसमेंट के जरिए होगा ये भी हम लोग NP 2020 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। और फिर NEP 2020 के जरिए या उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट किस तरीके से पॉसिबल होगा और किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट बच्चों का कर सकेंगे। उसके बाद इसी की जो अगली कड़ी है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट की बात जो हमारा NEP 2020 कह रहा है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, किस तरीके से वो असेसमेंट होगा। और जो असेसमेंट होगा तो इस बात की क्या सियोरिटी होगी, किस तरीके से जो बच्चों ने लर्निंग आउटकम्स है उसको हम अचीव कर पाएंगे। इन चीजों को हम लोग देखेंगे। आप पढ़ने के डिस्कशन के बाद आप इन चीजों को आप समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी NEP की जो 5 पिलर्स है उसी को देख लेते हैं और फिर वहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस की बात किया है, अफोर्डेबिलिटी की बात किया है, इक्वालिटी की बात किया है, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात किया है। यहाँ पे एक्सेस से मुराद, मैं अपनी बात की यहीं से शुरुआत करूंगा इसलिए इस पिलर से ले रहा हूं। एक्सेस से मुराद कि एजुकेशन एक ऐसा हो कि हर एक फर्द तक, हर एक अफराद तक वो पहुंचता हो और उसको वो उसकी पहुंच की हर एक कोने कोने तक हो।
चूंकि जो रॉस कहता है कि हर एक बच्चा खास नफ्सियात लेकर के पैदा होता है। हमारे साथी हमदर्द जो अभी प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि एक तकरीबन 5 करोड़ जो है वो बच्चा हमारी न्यूमेरिकल लिटरेसी से भी दूर है। क्या पता हो उसमें से कल कोई आइंस्टीन बनता हो, क्या पता कल उसमें से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनता हो, और हमने उस 5 करोड़ स्टूडेंट्स को यूं ही छोड़ दिया। तो कहने का मतलब एजुकेशन एक ऐसा हो जहां हर एक तक उसकी पहुंच हो। दूसरा, एफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है। एफोर्डेबिलिटी दैट मीन्स एजुकेशन इतना सस्ता हो कि हर एक बच्चा एजुकेशन हासिल कर सके। इक्विटी की बात है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स, और ये हमारे प्रेजेंटेशन का भी सबसे बड़ा लास्ट तक का सवाल ये हमारे प्रेजेंटेशन का रहेगा। इक्विटी की बात हम करते हैं कि जहां जितना जिसको जरूरत हो, जहां जितना जिसको जरूरत हो उसके हिसाब से उसको तालीम दी जाए। क्या हम ये कर पा रहे हैं? की जब आजाद की आज तकरीबन मान लीजिए कि 70-72 वर्ष हुए, और उसके बावजूद जो है आज तक हम क्या उन चीजों को, जो इक्विटी की बात करते हैं, हम क्या बच्चों को दे पाए? क्या हम उन बच्चों को साथ लेके चले जिसको हमारा समाज अलग करके चलता है, जिसको हमारा समाज समझता है कि उसके लिए बहुत स्किल्स की जरूरत नहीं है, जो हमारे किसी तरीके से वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो इन चीजों को भी हम लोग इसमें आगे हम लोग असेसमेंट में देखेंगे कि क्या इनका किस तरीके से होगा, क्या पॉसिबल है, और एनईपी ने इसके ताल्लुक से क्या बातें कही है। उसके बाद क्वालिटी की बात है। क्वालिटी एजुकेशन में आएगी और एजुकेशन के थ्रू हम असेसमेंट में क्वालिटी लाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी की बात है, जवाबदेही की बात है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसकी सबसे अहम कंपोनेंट जो है वो असेसमेंट होता है, इम्तहान होता है। किसी भी डिसिप्लिन का इक्तसाब का जो कहिए कि अमल होता है वो इम्तहान से ही पाया तकमील को पहुंचता है। इसीलिए पूरी तदरीसी सरगर्मी के दौरान हमारे जो असातिज़ा इकराम है वो और हम तलबा जमात जो है सिर्फ इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से इम्तहानात में हमारे अच्छे नताइज हासिल हो जाए, और फिर उसकी बेसिस पे जो नंबरात हमको मिल जाती है उसके बेसिस पे हम ये जज कर लेते हैं कि कौन कितना काबिल है। सो दिस इज वास्ट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम। उसके बाद इसी में अब ये देखते हैं कि यही जो नंबर हासिल हुए और यही जो चीज हमको मिला, इसी को हमारा समाज तकवीयत बख्शता है और उसी की हौसला अफजाई करता है। और ये इस बात में कोई शक व शुबात नहीं है कि असेसमेंट हमारा इंटेग्रल पार्ट है, होना चाहिए असेसमेंट। बट असेसमेंट को इतना रिजिड बना दिया गया कि वो हमारे लिए एक स्ट्रेस का जो है एक जरिया बन गया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो वतन अजीज हमारा आजाद हुआ, और आजाद के बाद की जो सबसे पहली कमीशन थी जिसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन कहते हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा था, इफ वी आर टू सजेस्ट वन सिंगल रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इट शुड बी दैट ऑफ एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि उस समय भी एग्जामिनेशन का फ्यूचर अच्छा नहीं था, और आज जो आपका एनईपी 2020 ने कुछ ड्रॉबैक को उजागर किया है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये एग्जामिनेशन का जो असेसमेंट का सिलसिला है ये सब दिन से होते चला आ रहा है। जब से हम आजाद हुए और जब से हम अपने आप को तालीम की सूबे में हम बेहतर करने की कोशिश किए और आगे बढ़ने की कोशिश किए, तब से हमारी एक कमजोर कड़ी जो है वो असेसमेंट रह गई, जिसका हम एक ट्रेडिशनल मेथड को इख्तियार करते रहे और उसके बेसिस पे हम अनाउंस करते रहे कि कौन बच्चा कितना काबिल है। तो इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद जो ड्रॉबैक इन्होंने बताई है पहले उस पर हम बात कर लें। एनईपी 2020 ने कुछ ड्रॉबैक बताया है, उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप जान रहे हैं कि ये 21st सेंचुरी है, और ये 21st सेंचुरी में आपको जो कहिए कि एक किताबी कीड़ा नहीं चाहिए, एक फंक्शनल स्टूडेंट्स हो जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए कुछ फंक्शंस करे, कुछ इनोवेटिव कर पाए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, कुछ लैटरल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो, कुछ क्रिएटिविटी डेवलप हो। तो ये सबसे पहला हमारा जो अभी ड्रॉबैक है वो इनएप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन सिस्टम है, हमारा असेसमेंट सिस्टम है, जो अनुचित तरीके से हम असेसमेंट करते हैं। वो एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना कि वन साइज नॉट फिट टू ऑल। आप कोई एक तरीका पेपर पेंसिल का आप ले लें, साल में एक बार आप लेकर के बैठ जाएं और एक दिन मुतय्यन कर दें कि हम फलाने दिन बच्चों का एग्जाम ले लेंगे,
और उस एक दिन में और एक तरीका से आप सारे बच्चों का असेसमेंट करते हैं। दूसरी तरफ सपना आप देख रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, हाउ कैन इट पॉसिबल इंक्लूसिव एजुकेशन तो में तमाम बच्चे हैं और हम एक स्ट्रेटजीज का इख्तियार करके तमाम बच्चों का कैसे असेसमेंट कर लेंगे। सो दिस इज वेरी मार्केबल पॉइंट। दूसरा जो हमारा इसी में ड्रॉबैक है वो सोशल इनजस्टिस है। हम अपनी असेसमेंट सिस्टम के जरिए, हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम के जरिए बच्चों पर हम जस्टिस नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को हाथ नहीं है और उसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट देने की बात करेंगे तो ये अलग एक्सेप्शन होगा कि कोई बच्चा पाँव से लिख देगा, बट नॉट एट ऑल सारा बच्चा पाँव से नहीं लिख सकता। तो ये एक तरीके का हमारा सोशल जस्टिस भी है हमारी अभी असेसमेंट सिस्टम में। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि बिकॉज द लो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो हमारे हैं वो कितने लो पेपर, कितने उसकी लो ग्रेड होती है। पूरे 100 नंबर के पेपर्स में कहीं से 10 क्वेश्चन को बस इंतखाब कर लेते हैं हम, और वो रोट मेमोराइजेशन पर बेस्ड होता है और हम उसके जरिए बच्चों का असेसमेंट कर लें। जबकि होना चाहिए था उसी के जरिए हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों में रोट मेमोराइजेशन को बढ़ाते हैं, जबकि होना चाहिए था कि हम बच्चों का हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को असेस करें, हम उसकी रीजनिंग एबिलिटी को देखें, हम उसकी एनालिटिक एबिलिटी को देखें, उसकी लेटरल थिंकिंग को देखें। यहाँ पे एक लेटरल थिंकिंग का वर्ड आ रहा है, मैं इसको क्लेरिफाई करते चलूं। बाद बाकी यहाँ पे हायर ऑर्डर स्किल्स को समझ रहे हैं हम लोग, रीजनिंग को भी समझ रहे हैं, एनालिसिस को भी समझ रहे हैं। लेटरल थिंकिंग को मैं क्लेरिफाई करते चलूं। एडवर्ड डी बोनो ने एक किताब लिखी थी 1966 में। उन्होंने उस किताब का टाइटल बनाया लेटरल थिंकिंग क्रिएटिविटी स्टेप बाय स्टेप, और उसमें उन्होंने कहा कि जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आप हासिल करना चाहते हैं वो ऐसे हासिल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको लिटरल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और लिटरल थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में वो सीढ़ी का काम करेगा, कड़ी का काम करेगा, और इसके जरिए हम क्रिएटिविटी को हासिल करेंगे। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इन चीजों से बहुत पीछे है। अभी हम सिर्फ रोट मेमोराइजेशन को टेस्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम जज करते हैं। अगला जो इन्होंने ड्रॉबैक बताया है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो ये बताया कि because they are inflexible based on one size fit to all principle, they make no allowance for different types of learners and learning environment. एक्चुअली मैंने पहले ही कहा इस पॉइंट में कि जो फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑफ लर्निंग है, फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑफ लर्निंग जो है कि एक साइज का हम अगर पैंट सिला लेते हैं तो हम लोग सब आदमी घर के एक ही पैंट को नहीं पहन सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग साइज है, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब पे वो पैंट अच्छा नहीं जाएगा। उसी तरीके से हमारा असेसमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। जो बच्चा जिस लायक हो, कम से कम मान लिया कि अभी हमारे पास चैलेंजेस है तो पूरी के पूरी हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट कुछ चीजें तो हो सकती है कि जिसके बेसिस पे हम उस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम उसको असेस करें। मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल पहले ही दिया, और फिर मान लेते हैं कि कोई बच्चा के हम चलिए अभी देखना चाहते हैं डिबेट की एबिलिटी, हम डिबेट के जरिए बच्चों का असेसमेंट करना चाहते हैं। कोई बच्चा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है, वो बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, पर अगर उससे हम एस्से लिखने के लिए कहें तो वो उससे लिख सकते हैं। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत कम देखने को मिल रही है। ये अलग बात है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म अब हो रहा है तो एक दो चीजें, नई नई चीजें शामिल हो रही है, और जो हो रही है वो हम लोग देखेंगे, और इन्होंने जो बात कही है उसको देख लेंगे हम लोग। उसके बाद आगे इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कि जहां जो कई बोर्ड्स हैं, जैसे हम लोग मान के चलते हैं सीबीएसई बोर्ड को, कि वो एक अच्छे असेसमेंट सिस्टम को प्रैक्टिस कर रही है। इसके अलावा जैसे ही हमारे अंदर जहन में आता है बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का, तो हमारा एक अलग एटीट्यूड झलक जाता है, एक अलग एटीट्यूड हमारा दिख जाता है। तो कारण क्या है कि जहां एक बोर्ड है जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है असेसमेंट के सिस्टम में, अच्छा मैनेजमेंट है उसका, वहीं हमारा कई बोर्ड्स ऐसे हैं राज्य के जो अभी असेसमेंट सिस्टम में उनका बहुत अच्छा पकड़ नहीं है, या बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली वे में वो हमारा असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है हमारी असेसमेंट सिस्टम का। उसके बाद जान रहे हैं कि अगर कहीं पे हो भी रहा है एग्जाम अगर सही से, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है, या ग्रेडिंग मार्किंग में हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ग्रेडिंग की कमी है, बच्चे की हौसला सीखनी हो जाती है। आप
एग्जामिनेशन सिस्टम में दरअसल नंबर जो है ना बच्चे के लिए हौसला अफजाई का काम करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी जब नहीं होती है या हमारा बाइसनेस हमारे अंदर आ जाता है, तो बच्चा जिस काबिल होता है, जिसको जो मिलना चाहिए हम वो नहीं दे पाते हैं, तो इससे बच्चे की हौसला सिकनी हो जाती है। और एक वक्त आता है कि आए दिन यही वजह है कि आए दिन अखबार की सुर्खियां बनता रहता है कि फलाने बच्चे को मैट्रिक में इतना नंबर हासिल हुआ, इस वजह से उन्होंने खुदकशी कर ली। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी का मसला है, हालांकि मानू हमारा इसकी तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है। उसके बाद अगला जो बात है वो फंक्शनल एंड रिलायबल सिस्टम्स ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन की बात कर रहा है कि हमारे स्कूल्स में जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो बस एक तरीके से टीचर्स भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैं, सब लोग बस पेपर पेंसिल पर काम चला रहे हैं। जो नहीं हम उस तरीके का टीचर्स डेवलप कर पाए 72-73 साल में, जो तमाम चीजों को समझ पाए या उस तरीके से ये कर पाए, शायद ये टीचर एजुकेशन की कमी रही या फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स की कमी रही। तो ये जो एक हमारा फंक्शनल एंड रिलायबल सिस्टम्स ऑफ स्कूल बेस्ड, ये जो है हमारा एक चैलेंज है कि हम रिलायबल तरीके से हम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को विश्वास नहीं होता, न खुद को होता है, न बच्चों को होता है, और ना फिर हमारे जो साथी होते हैं उनको हो पाता है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नंबर्स होता है हमारे साथी उससे विचलित कर जाते हैं। वो कहते हैं कि यार इतना नंबर तुम्हारा कैसे कम हो सकता है। तो हमारी इवैल्यूएशन सिस्टम में, असेसमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं रिलायबल की कमी है। अब इन्होंने जो इसके ताल्लुक से जो बातें जो इन्होंने एक बनाया है, कोटेशन बनाया, इन्होंने कोटेशन कही या एक मोस्ट हेडिंग लाइन बनाई है, इन्होंने असेसमेंट के ताल्लुक से बताया है। उनमें उन्होंने कहा है कि द कल्चर्स ऑफ असेसमेंट मस्ट शिफ्ट फ्रॉम वन दैट प्राइमरी टेस्ट रोट मेमोराइजेशन to one that is more formative, promotes learning and tests higher order skills like analysis, critical thinking and conceptual clarity. कहने का मतलब है कि हमारा जो रोट मेमोराइजेशन का हमारा असेसमेंट सिस्टम है उसको अब हमको शिफ्ट करना चाहिए किसकी तरफ, मोर फॉर्मेटिव की तरफ। हमारे साथी प्रेजेंट कर रही थी अभी, तो वो कह रही थी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। आई विल बी लेटर डिस्कस अबाउट बोथ, तीनों पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, और कौन इसके लिए बेहतर हो सकता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मतलब असेसमेंट ऐसा हो जो सीखने का पर्याय हो जाए, यानी असेसमेंट इसलिए हो कि बच्चा सीखे और सीखे इसलिए कि असेसमेंट हो, यानी कि दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हो जाए। हमारा असेसमेंट ऐसा होना चाहिए। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो लर्निंग को प्रमोट करता हो, न कि रटन विद्या को प्रमोट करता हो। असेसमेंट ऐसा हो जो हायर ऑर्डर स्किल्स को वो टेस्ट करता हो, न कि एनालिसिस हायर ऑर्डर स्किल को, जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह को टेस्ट करता हो। तो इसी कदम की ओर, इसी दिशा में हमारा NEP 2020 कदम बढ़ाया है और चंद सिफारिशात और स्टडीज बताए हैं जिसके जरिए शायद पॉसिबल है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अब हम इस पे देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट का क्या मतलब है। सिंपल मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट का, असेसमेंट ऐसा हो जिससे लर्निंग प्रमोट हो, लर्निंग फॉर्मेट हो, और फिर उसके जरिए स्टूडेंट्स का हमाजहत नशोनुमा हो। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो असेसमेंट ऐसा हो जो फॉर्मेटिव हो, जो लर्निंग को प्रमोट करता हो और उसके जरिए तलबा की हमाजहत नशोनुमा हो, वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट कहलाएगा। अब इसमें जो सबसे पहली बात जो इसमें कही गई है वो कहा गया है कि द इम्पोर्टेंट प्लेस्ड अपॉन द ग्रेड 10 and 12 बोर्ड एग्जामिनेशन डू फोर्स स्टूडेंट डू स्टडी एंड हैव इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज विद द। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो 10वीं और 12वीं बोर्ड का जो हमारा एग्जाम है वो हम जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बच्चे यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करेंगे और फिर यहीं से उनका जो है प्रोफेशन या वोकेशनल एजुकेशन या फिर जो भी चीजें हैं यहाँ से उनका एक शुरुआत हो जाता है फॉर्मली। वहीं से वो एक अलग सपना देखने लगते हैं, साइंटिस्ट बनने का, टीचर्स बनने का, टीचर एजुकेटर बनने का। सो ये बोर्ड एग्जाम जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसमें ये क्योंकि यह स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट करता है। 10 और 10+2 जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा जो कहिए कि मेहनत करने वाला स्टूडेंट बनाता है। तो इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। और ये जो है आपका 10+2 वाला जो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन से ये काफी खस्ते हालत में है, काफी इस पे वर्क करने की जरूरत है। और NEP 2020 हम आगे देखेंगे कि उसने कुछ स्टेप्स भी लिया है इसके ऊपर, तो इस पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। काफी खस्ते हालात में है, जो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन को करता है, फरोग देता है। और यहाँ पे दूसरी चीज ये भी है कि जो हमारा एक बात अभी कर रहे थे ना कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब हम जो सब्जेक्ट चाहें पढ़ सकते हैं, हमारा जिसमें इंटरेस्ट हो हम पढ़ सकते हैं। हमारे बोर्ड में इस तरीके की बात नहीं है, वहाँ फिक्स है भाई, आप सिलेबस आपका फिक्स है, आप उसमें से ही आपको चूज करना है। तो ये भी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो 12वीं बोर्ड है वो 12वीं बोर्ड काफी इम्पोर्टेंट है। यहीं से जो बच्चा है वो यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करता है और यहीं से एक नया दुनिया जो है उसकी शुरू होती है। बात कर रहे थे हम लोग 12वीं बोर्ड पर, बात कर रहे थे कि 12वीं बोर्ड का जो एग्जाम है वो काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जो क्वालिटी पैदा करने की जरूरत है। ये काफी खस्ते हालात में है हमारा बोर्ड एग्जाम, जो 10वीं और 12वीं में ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हम वही चीजों को टेस्ट कर पाते हैं जो कहिए कि जो रोट मेमोराइजेशन को फरोग देता है, रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देता है। और जो चंद कंटेंट है बस वो कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में कि बच्चे की बाद बाकी जितनी भी ट्रेट्स है, जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेकेंडरी हो जाती है। बाद बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबके सब क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। अगला जो बात हम ये अगला पॉइंट हमारा ये है कि जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, वही हमारा बोर्ड जो है कहिए कि कुछ गिने हुए सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात करते हैं और कुछ गिने हुए सब्जेक्ट का असेस करते हैं। वो कुछ गिने हुए सब्जेक्ट ही हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं और उसी को पढ़ने को हम मजबूर भी होते हैं क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो ये भी हमारी जो कहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा ये कि जो हमारा अभी करंट जो हमारा यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसमें कि जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बोर्ड एग्जामिनेशन अभी क्या कर रहा है कि एक समेटिव नेचर्स का एग्जाम लेती है, जबकि उसको फॉर्मेटिव नेचर्स का यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग हो, यानी कि सीखने की तरह असेसमेंट उसका हो। असेसमेंट ऐसा हो जो सीखने को फॉर्मेट करता हो, लर्निंग को फॉर्मेट करता हो, लर्निंग को प्रमोट करता हो। तो ये चीज हमारे बोर्ड में कमी पाई जा रही है। तो ये एक जो है रिफॉर्म की जरूरत है हमारे असेसमेंट सिस्टम में और NEP इसके लिए कदम भी उठा रही है जो आगे हम लोग देखेंगे। और यही चीज जो है यही जो हम 10+2 लेवल पर और 10th लेवल पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जरिए बच्चों में जो एक आदत डाल दिया जाता है, हैबिट फॉर्मेट कर दिया जाता है, और यही बच्चा कल को जब यूनिवर्सिटी को जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी में भी उसी, चूंकि वो उनकी हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो वो यूनिवर्सिटी में भी उसी तरीके से वो पढ़ते हैं और उसी तरीके से रोट मेमोराइजेशन को फरोग देते हैं। और जिसकी वजह से जो हायर ऑर्डर स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, लेटरल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब चीज पीछे छूट जाती है क्योंकि पहले 10th और 12th में ही आदत पड़ गई रटने की और फिर नंबर हासिल करने की। और यही चीज हम यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं कि हम नंबर हासिल करने की पीछे लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है हमारे क्या कहिए असेसमेंट सिस्टम में अभी है। इनमें से अगला पॉइंट जो है मेरा वो ये कि जब हम एग्जाम की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, अगला बात हम इस पे कह रहे थे कि जो सबसे बड़ी मुझे लग रही है कि जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई एक दिन मुकर्रर हो जाता है साल में कोई एक सब्जेक्ट के लिए और फिर उसी दिन हम उस बच्चों का असेसमेंट ले लेते हैं, उसी दिन हम उसका असेसमेंट कर लेते हैं। और उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। मान लीजिए कि किसी के साथ किसी तरीके से ऐसी कोई ऐसी सिचुएशंस हो गई या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो उस दिन अटेंड नहीं कर सकता। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती तो वो दूसरे दिन अटेंड कर सकता था। अगर मान लीजिए उसकी तबीयत ही खराब हो गई या कोई भी ऐसी नातेवा हालात हो सकती है,
तो ये चीज है कि अगर एक बार बच्चों का छूट गया तो इसके लिए अब बच्चों को साल भर इंतजार करना पड़ेगा। अब फिर वो अगली बार एग्जाम होगा उसमें वो देगा। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे का एक साल बर्बाद भी हो रहा है, और हो सकता था कि वो बच्चा कल को जो अगर एक साल पहले ही अगर वो जॉब में आ जाए या किसी भी तरीके से वो मुल्क की जीडीपी में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन अब एक साल बाद वो कंट्रीब्यूट करेगा। जो आज कर सकता था वो एक साल बाद कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इस तरीके से आप देखिए कि 100 बच्चे अगर छूट जा रहे हैं तो वो हमारे जीडीपी में वो जो है 100 बच्चे एक साल बाद अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जीडीपी कहीं ना कहीं से इफेक्ट होगा। तो एक चीज हमारी जो एनईपी है 2020 वो असेसमेंट के जरिए इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि हम असेसमेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं कि वक्त वक्त पर असेसमेंट का कोई तरीका बनाया जाए और उसके जरिए जो है असेस करके बच्चे को डिग्री प्रोवाइड किया जाए, और जिससे वो क्या करे किसी वोकेशंस में किसी प्रोफेशंस में वो दाखिल हो और उससे वो मुल्क के जो जीडीपी है उसमें वो सहयोग दे, उसमें वो मदद करे। तो एक ये भी चीज है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो बोर्ड का हमारा एग्जामिनेशन होता है वो बच्चों के ऊपर आप जान रहे हैं कि नेगेटिव इफेक्ट डालता है। चूंकि जो हम इंडिविजुअलाइज करिकुलम की बात करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ना इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज हमारा लर्निंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चूंकि हम ये मान के चले हैं ऑलरेडी कि हर एक बच्चा खास नफ्सियात लेकर के पैदा होता है। इसका मतलब है कि हर एक की कहीं ना कहीं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग तरीके के लर्नर्स हैं, सबकी सीखने की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो ये जो चीज है कि ये बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि जहां बच्चे का इंटरेस्ट ना हो, जहां बच्चे की जो इनेट एबिलिटी है अगर वो फरोग ना हो तो फिर वैसी तालीम किस लिए। तो एक ये भी चीज है हमारे अभी असेसमेंट सिस्टम में ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर लास्ट में मैंने इसको किया है कि गवर्नमेंट ने क्या इसके ताल्लुक से कर रहे हैं और किस तरीके से इन चीजों को प्रमोट करेंगे वो आगे। अगला पॉइंट ये है कि जो बोर्ड एग्जाम है उसको चाहिए कि सब्जेक्ट के जो इंतखाब है उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को दें, ताकि बच्चे अपने हिसाब से अपनी कॉम्बिनेशन जो उसको बेहतर कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ के साथ उर्दू नहीं ले सकता है भाई, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी आप दे दीजिए कि वो क्या लेना चाहेगा। मैथ के साथ उर्दू लेना चाहे वो पढ़ेगा, उर्दू के साथ संस्कृत पढ़ना चाहे वो भी पढ़ेगा। वो हम एक बांट देते हैं कि ये बच्चा उर्दू पढ़ेगा, ये बच्चा संस्कृत पढ़ेगा। तो ये चीज जो है और फिर उसी के बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं। तो बच्चा एक अच्छा काबिल बच्चा था, आपकी वजह से जो हमने जो असेसमेंट का तरीका इख्तियार किया उसकी वजह से वो बच्चे पीछे रह गए, पिछड़ गए हैं। तो इन चीजों से जो है ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद इसमें जो है कुछ सॉल्यूशंस की तरफ एनईपी ने इशारा किया है। उसमें सबसे पहला नंबर तो ये बात कहा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें सेमेस्टर सिस्टम को क्या किया जाए, सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाए बोर्ड एग्जाम में, ताकि बच्चे का साल भर बर्बाद ना हो। बच्चे उसके सेमेस्टर सिस्टम के जरिए बहुत कम वक्त में जो है उनका अगर छूट गया हो तो वो अपना लाइन पे आ सकते हैं। फिर इसमें ये बात कही गई है कि बच्चों को इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इस बात की बनाई जाएगी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट का इंतखाब करेंगे और उसी का वो एग्जाम देंगे। दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंस होंगे वो एनटीए के जरिए लिए जाएंगे। एनटीए को माना गया है कि वो प्रीमियम और एक्सपर्ट है, जो हमारी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसका वो पूरा ख्याल रखती है। एनईपी का मानना है, इसने इसके ताल्लुक से एनटीए के ताल्लुक से तकरीबन 1.5 पेज में वजाहत भी किया है कि एनईपी जो है, जो एनटीए है वो प्रीमियर एक्सपर्ट है, क्योंकि ये हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये क्या कर रहा है कि असेसमेंट करता है। दूसरी बात इसमें अगला जो पॉइंट कहा है कि न्यू पैराडाइम ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि इसके जरिए ये बता रहा है कि एनसीईआरटी के जरिए एक गाइडलाइन प्रिपेयर किया जाएगा 2022 तक, जिसको हम लोग एनसीएफ 2022 कहेंगे। और उसके जरिए हम लोग उसमें जो एनसीईआरटी हमको गाइड करेगी कि किस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे बच्चों का, क्या क्या उसके जो कहिए कि पैरामीटर्स होंगे
वो हमारा NCERT 2022 तक NCF बना करके दे देगी और उसके हिसाब से हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट टू कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात किया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जहाँ असेसमेंट ऐसा नहीं है कि असेसमेंट में समेटिव इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन वो एक हमारा लास्ट में डिग्री अफोर्ड करने के लिए या फिर इसके लिए है। बट जो मेन इम्पोर्टेंट है स्कूल एजुकेशन में वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है और असेसमेंट एज लर्निंग है। तो इसके जरिए जो है बच्चों में कंटिन्यूटी लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा और इसके जरिए बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा और इसी के जरिए बच्चों के हायर ऑर्डर स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद इसमें है पायलट एडप्टिंग कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग। इसमें इसके जरिए ये बताया जाता है कि हम जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आज जो है एजुकेशन में किस हद तक दाखिल हो चुका है और कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग इस बात की जो कहिए कि खतरा हो रही है कि कहीं ना ऐसा वक्त हो जाए कि रोबोट क्लास को चलाने लगे तो फिर हमारा और आपका काम नहीं रह जाएगा। तो NEP जो है ये कोशिश करेगी इंटरनेट और इसके जरिए सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर टेस्टिंग के जरिए कि हर स्कूल में जो है कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की सहूलियात मुहैया कराएगा और उसके जरिए बच्चों का असेस करेंगे। उसमें जो है हायर ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन पेपर डाले जाएंगे, मॉड्यूल डाले जाएंगे और उसके जरिए जो है टीचर्स को भी किया जाएगा, असेसमेंट करने के लिए मुतवज्जह किया जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग फराहम की जाएगी और उसी के जरिए हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे ताकि जो एक्चुअल असेसमेंट है वो असेसमेंट बच्चों का निकल के बाहर आ सके। उसके बाद है सेंसस एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3, 5 एंड 8। जानते हैं कि हम जैसा कि अभी भी ये चीज जाहिर था कि जो पहला दूसरा इसमें पहला दूसरा के स्टूडेंट में बहुत ज्यादा जो है हम लोग रिटन एग्जामिनेशन पर जो है ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके जरिए जो हम कुछ भी उनसे पूछ पाछ के और या फिर ऐसा ही फॉर्मली उनको प्रमोट हम कर देते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि सेंसस एग्जामिनेशन बच्चों का होगा, वो सेंसस एग्जामिनेशन 3, 5 और 8 ग्रेड पर होगा। बोर्ड एग्जाम ही होगा लेकिन वो स्कूल में ही होगा, जिसको हम लोग एक्चुअल में नहीं बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन है, वो इस बोर्ड एग्जाम है और ना ही वो आशिक अनम्यूट करो। आशिक अनम्यूट करो खुद को। बड़ी मुसीबत है सर, पता नहीं कौन म्यूट कर दे रहे हैं। आवाज आ रही है सर? बराए मेहरबानी जो लोग हैं यहाँ पे वो दूसरों को म्यूट न करे। हाँ बोलिए। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि सेंसस एग्जामिनेशन की बात कर रहा था कि 3, 5 और 8 ग्रेड में सेंसस एग्जामिनेशन होगा। इसके जरिए बच्चों के जो है हायर ऑर्डर स्किल्स को प्रमोट किया जाएगा। इसमें टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी पार्टिसिपेट सबका लिया जाएगा, सबका मदद लिया जाएगा और एक जो कहिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम असेसमेंट करेंगे जिसके बच्चे के तमाम तर पहलू को, तमाम तर एस्पेक्ट को हम देखेंगे। कोई एक एस्पेक्ट को देख करके हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके तमाम तर एस्पेक्ट को हम देखेंगे और उसके जरिए उसको डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके का स्टूडेंट है और उसकी फ्यूचर्स क्या है, वो किस दिशा में अगर जाएगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और राष्ट्र के लिए एक गौरवान्वित वो बनेगा। तो एक ये चीज़ था। और उसके बाद इसमें इन्होंने कहा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसकी बात मैंने पूर्व में ही की कि बोर्ड एग्जामिनेशन को रीस्ट्रक्चर्ड करने की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात कर रहा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, बोर्ड को इस लायक बनाया जाएगा कि वो कोर कॉन्सेप्ट को और जो लाइफ स्किल्स है और हायर ऑर्डर कैपेसिटीज है उन चीज़ों को वो असेस करे, उन चीज़ों को वो प्रमोट करे ताकि वो कल का एक बेहतर जो है कहिए कि एजुकेशनिस्ट बन सके या राष्ट्र का जो कहिए कि जो भी वो एक अच्छा शहरी बन सके। तो इन सब चीज़ों को बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करके इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद इसमें और भी स्लाइड छूट गई। अब इसके अंदर जो है बताया गया कि 2 अहम चीज की बात की गई है। एक परख की बात की गई है
और उसके बाद इसमें बात किया गया है स्काफ की बात की गई है। अनफॉर्चुनेटली मेरा स्लाइड एक बीच का दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ कि एक परख की बात किया गया है जिसको हम लोग परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है कि इसका जो है परख का जो एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा और उसके जरिए बच्चों की एक सेंट्रल लेवल पे एक अदारा जो है वो परख होगा और वो जो है क्या करेगा कि कुछ क्वेश्चंस को, कुछ मॉड्यूल्स को इंटरनेट के माध्यम से जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं सबको वो प्रोवाइड करेगा और उसके जरिए बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा और इसी के जरिए, इसी परख के जरिए एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया जाएगा जो बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके ताल्लुक से वो असेसमेंट करेगा। चंद मॉड्यूल्स वो इस तरीके से तैयार करेगा, चंद कहिए कि क्वेश्चनायर की एक शक्ल होगी वो इस तरीके से तैयार करेगा या चंद गेम की शक्ल में वो हो सकता है, वो इस तरीके से तैयार करेगा जिससे बच्चों का ये समझ में आए कि उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप किया है, उसके अंदर लेटरल थिंकिंग डेवलप किया है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप किया है। तो ये एक परख का कॉन्सेप्ट आया है, गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि परख का स्टेबलाइज किया जाएगा और उसके जरिए बच्चों का बेहतर तरीके से असेसमेंट किया जा सकेगा। उसके बाद आगे जो बात हुई है इसमें स्काफ की बात हुई है। स्काफ SQAAF से है। स्काफ इसका मतलब है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। जितने भी राज्य के SCRT हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो एक फ्रेमवर्क तैयार करें जिनका नाम स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क होगा। वो क्या करेगा कि वो अपने अपने राज्य में जो स्कूल्स है उनसे जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है उसका वो क्या करे कि एक्रीडिटेट करेंगे उसको, उनकी यहाँ की क्वालिटी को इंश्योर करेंगे और जो सुविधाओं की रिसोर्सेज की जरूरत होगी उस स्कूल में वो स्टाफ जो है प्रोवाइड करेगा स्कूल्स में और स्कूल्स को जो है कहिए कि रिसोर्सेज मुहैया करेगा ताकि बेहतर से बेहतर टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है हो सके। उसके बाद ये इसमें ये था कि नया क्या चीज है। तो नया की बात जहां तक मैं किया तो इसमें मैंने आप स्लाइड देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि इसमें कई चीजें जो बात की गई है वो NP 1986 को कॉपी किया गया है। यहाँ पे मैंने अपनी डिजर्टेशन का खुद लिंक दिया है जो मैंने रिव्यू किया है। तो अगर आपको वक्त मिले तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज जो है इन्होंने वहाँ से कॉपी की है। उसके बाद जो इसमें इससे पहले 2018 में AICTE का एग्जामिनेशन रिफॉर्म हुआ है, उन्होंने जो बहुत सारी सिफारिशात की है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और फिर अभी जो है इसका इवेल्युएशन का हुआ था, रिफॉर्म हुआ था 2012 में, उनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अलावा नेशनल नॉलेज कमीशन से भी इन्होंने कॉपी की है। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो एक हमारी एक जो उम्मीद थी बहुत ज़्यादा असेसमेंट के ताल्लुक से इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। बस इन्होंने दो जो है अदारे का काम करेंगे। दो एक तो ये बताया कि NCERT के जरिए जो है NCF 2022 तैयार किया जाएगा और वो गाइडलाइन प्रिपेयर करेगा और उसके जरिए जो है हम जिस तरीके से NCERT हमको गाइडलाइन जारी करेगा उस तरीके से हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे। उसके बाद परख का कॉन्सेप्ट आया कि परख जो है वो सभी जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं उनको जो है कुछ मॉड्यूल्स, कुछ क्वेश्चन और कुछ इस तरीके की रिसोर्सेज मुहैया कराई जाएगी जिससे बच्चों का हाई ऑर्डर थिंकिंग या स्किल्स का जो है असेसमेंट हो सकेगा। और उसके बाद जो तीसरी बात मुझे एक नया लगी वो ये कि SCRT के जरिए जो है स्कूल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क का काम किया जाएगा और वो जो है क्या करेगा कि मॉनिटर करेगा, तमाम स्कूल्स को रिसोर्सेज मुहैया करेगा और एक्रीडिटेट करेगा। इसके अलावा जो मुझे लगा कि एक चीज और भी कहीं ना कहीं छूट गया, NEP में क्रिटिक्स के तौर पे बोल रहा हूँ मैं कि NEP में कहीं ना कहीं एक चीज मेरा पीछे छूट गया जो इंक्लूसिव एजुकेशन का हम हमेशा सपना देखते रहते हैं, हमेशा हल्ला करते रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो क्या उस इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए असेसमेंट का कोई बेहतर तरीका इख्तियार किया गया? क्या कोई बच्चे ब्लाइंड हैं तो क्या उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया, या क्या कोई बच्चे हाथ पांव दोनों में से कुछ नहीं है तो उनके लिए क्या तरीका होगा?
कोई बोल नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या तरीका होगा। तो इन सब तरीके से क्लेरिफाई असेसमेट के ताल्लुक से हमारा एनईपी 2020 क्लेरिफाई नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एनईपी 2020 की एक कमी रही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जी सर। जी मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत आपका प्रेजेंटेशन काफी वैल्यूबल रहा और बहुत सारे चीज असेसमेंट के हवाले से सीखने को मिला हम सबको। बहुत अब शुक्रिया जो सर। है हमारे जो चौथे स्पीकर हैं वो है राफिया खातून। इनको इनको जो बोलना है वो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, जो कि आज आज के दौर की सबसे फोकस्ड लर्निंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि सब पढ़ें सब बढ़े के कैंपेन के तहत भी इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो राफिया खातून, आप अपने को अनम्यूट करें और इस पे जो आपकी तैयारी है, जो बातचीत है करना चाहते हैं, इस पे कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। इसको हम NEP 2020 के अकॉर्डिंग देखेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हुकूमत के ज़रिए उठाए जाने वाले कौन कौन से इकदाम हैं और आला तालीमी इदारों के ज़रिए उठाए जाने वाले कौन कौन से इकदाम हैं। सर, आवाज़ जा रही है? हेलो। जी जी, आपकी जी आवाज जी, आ आवाज आ रही रही है। है। थैंक यू जी सर। तो पहले हम देखते हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो तालीम समाजी इंसाफ और मसावत हासिल करने का सबसे कारगर जरिया है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन न सिर्फ खुद में एक ज़रूरी मकसद है, बल्कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव समाजी तामीर के लिए भी लाजमी इकदाम है, जिसमें हर एक शहरी को ख्वाब देखने, तरक्की करने और कौमी मफाद में ताउन करने का मौका दस्तयाब हो। ये तालीमी पॉलिसी ऐसे मकसदों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के मौक़ों में उसकी पैदाइश या पस मंज़र से मुतल्लिका हालात रुकावट न बन पाए। अगरचे हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम और सिलसिलेवार सरकारी पॉलिसीज़ ने स्कूली तालीमी निज़ाम के सभी सतहों में जिनसी और समाजी रकबे के वक्फे को कम करने की सिमत में लगातार तरक्की की है, लेकिन अदम मसावत आज भी देखी जा सकती है। खासकर सानवी सतह पर हम समाजी मुआशी एतबार से पसमानदा ऐसे गिरोहों को देख सकते हैं जो तालीम के मैदान में माजी से ही पीछे रही है। समाजी मुआशी तौर पर पसमानदा गिरोहों को जिनसी खास तौर पर ख़वातीन और ट्रांसजेंडर शख्स समाजी सकाफ़ती पहचान SC ST OBC और लिसानी मजहबी अक़लियती जोग्राफियाई पहचान जैसे गांव, शहर, ख्वाहिशमंद ज़िले के तालिब इल्म, ख़ास ज़रूरियात और सीखने से मुतल्लिका माजूरी समेत समाजी मुआशी कम आमदनी वाले परिवार, बेसहारा हालात में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, यतीम बच्चे, जिनमें भीख मांगने वाले बच्चे, शहरी गरीब की बुनियाद पर दर्जाबंदी किया जा सकता है। अब जबकि स्कूलों में दर्जा 1 से लेकर दर्जा 12 तक लगातार इनरोलमेंट कम हो रहा है, इनरोलमेंट में ये कमी समाजी मुआशी एतबार से पसमानदा गिरोहों में ज़्यादा है और ख़ासकर उन समाजी मुआशी पसमानदा गिरोह में कि ख़वातीन तलबा के हवाले में ये और ज़्यादा वाज़ेह है। आला तालीम के मैदान में समाजी मुआशी पसमानदा गिरोह के इंदराज में ये कमी और ज़्यादा है। यूडाइस 2016 के डाटा के मुताबिक बुनियादी सतह पर लगभग 19.6% तलबा शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन आला सानवी सतह पर यह फ़ीसद कम होकर 17.3% हो गया है। इनरोलमेंट में ये कभी शेड्यूल ट्राइब्स के तलबा में 10.6% से 6.8% हो गया और माजूर बच्चों में 1.1% से कम होकर 0.25% हो गया और उन सब में ख़वातीन तलबा के इनरोलमेंट में और भी ज़्यादा कमी आई है। गरीबी, समाजी रस्म व रिवाज, तौर तरीके और लिसानियत समेत कई मुख्तलिफ अवामिल से शेड्यूल कास्ट के बीच इनरोलमेंट और बरकरारी की शरह पर नुकसानदा असर पड़ा है। शेड्यूल कास्ट के बच्चे की पहुंच, शिरकत और इक्तिसाबी नतीजों में उन वक्फे को पूरा करना मरकजी मकसदों में से एक है। साथ ही OBC, जिन्हें पहले से ही समाजी और तालीमी एतबार से पिछड़ा होने की बुनियाद पर पहचाना जाता है, उन पर भी खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ तारीखी और जोग्राफी अवामिल की वजह से जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बीच बच्चे भी कई सतहों पर मनफी हालात का सामना करते हैं। कबायली ज़ात के बच्चे अक्सर स्कूल की तालीम को सकाफ़ती और तालीमी लिहाज से गैर मुतल्लिक और गैर मुल्की पाते हैं।
स्कूल और आला तालीम में अक़लियतों की नुमाइंदगी भी निस्बतन कम है। ये पॉलिसी खास ज़रूरत वाले बच्चे यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स या मुख्तलिफ अहलियत माजूर के हामिल बच्चों को दीगर बच्चों के बराबर यकसा और मियारी तालीम हासिल करने के लिए बराबर मौके फराहम करता है। स्कूल की तालीम में समाजी ज़मरे के फ़र्क को कम करने पर फोकस करने के लिए अलग अलग हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसी की बात करता है, इसमें बुनियादी ख्वानगी और स्कूल तक रसाई, इनरोलमेंट, हाजिरी वगैरह से मुतल्लिक मसाइल और सिफारसात खास तौर से नुमाइंदगी करने वाले और पसमानदा ग्रुप के लिए अहम और मुतल्लिका है। इसके अलावा स्कॉलरशिप, वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हौसला अफजाई के लिए नकद, आने जाने के लिए मसाइल को हल करने के लिए साइकिल फराहम करना वगैरह जैसी मुख्तलिफ कामयाब पॉलिसीज़ और मनसूबा बनाई गई है, जिससे कुछ एरिए में समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह स्कूली तालीमी निज़ाम में शिरकत काफ़ी बढ़ी है। उन कामयाब पॉलिसीज़ और स्कीम को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। इस बात को भी जहन में रखना होगा कि कौन से इक़दाम ख़ास तौर पर अहम हैं, समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह के लिए मौसर है। मिसाल के तौर पर साइकिल मुहैया करना और स्कूल तक पहुंचना माजूर बच्चों तक रसाई को यकीनी बनाने के नज़रिए के साथ साथ ये हिफाजती एहसास और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात की वजह से ये एक बहुत ही मौसर तरीका है। एदाद व शुमार से मालूम होता है कि जोग्राफियाई इलाकों में समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह का काफ़ी बड़ा तनासुब है। इसलिए ये सिफारसात पेश की जाती है कि मुल्क के तालीमी एतबार से समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह की बड़ी आबादी वाले कुछ एरिए को खास तालीमी मैदान में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऐलान किया जाना चाहिए और सभी पॉलिसीज़ और स्कीम को लागू करना चाहिए। ज़ेर नुमाइंदगी वाले सभी ग्रुप्स में आधी संख्या ख़वातीन की है। बदकिस्मती से समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का सामना औरों के मुकाबले इन गिरोहों की ख़वातीन को ज़्यादा करना पड़ता है। ये पॉलिसी समाज में ख़वातीन की खास और अहम किरदार, मौजूदा और आइंदा नस्लों की अखलाकी नज़रिए को तश्कील देने में उनकी शराकत पर गौर करते हुए मानती है कि समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह की लड़कियों के लिए मियारी तालीमी निज़ाम उनकी मौजूदा आने वाली नस्लों के लिए तालीमी सतह को ऊपर उठाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। लिहाजा पॉलिसी इस बात की सिफारिश करती है कि उन पॉलिसीज़ और स्कीम को ख़ास तौर से उनकी गिरोहों की लड़कियों पर मरकूज होना चाहिए। उसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर तालिब इल्म को मियारी और जायज़ तालीम फराहम करने की सिमत में मुल्क की सलाहियत की नशोनुमा करने के लिए एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। इस पॉलिसी का मकसद किसी भी जिनसी या दीगर समाजी मुआशी एतबार से पसमानदा गिरोह के बच्चे के लिए तालीम तक पहुँच में बाकी अदम मसावात को ख़त्म करना है। ऐसी जगह जहां स्कूल तक आने के लिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, वहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय के सतह की तर्ज पर फ्री हॉस्टल की तामीर की जाएगी। खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो समाजी मुआशी एतबार से पसमानदा पस मंज़र से आते हैं। उन हॉस्टल में सही बच्चों को खासकर लड़कियों की हिफाजत की मुनासबत से इंतज़ाम किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को और मजबूत बनाया जाएगा। समाजी मुआशी तौर पर पिछड़े गिरोहों की लड़कियों को मियारी तालीम वाले स्कूलों ग्रेड 12 तक में शिराकत बढ़ाने के लिए उन्हें और ज़्यादा तोसई हिदायतनामा जारी किया जाएगा। हिंदुस्तान के हर कोने में आला मेयार की तालीम के मौके फराहम करना। उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ECCE में माजूर बच्चों को शामिल करना और उनकी मसावी शिरकत को ज़रूरी करना भी इस पॉलिसी की सबसे आला तरजीह होगी। माजूर बच्चों को बुनियादी सतह से आला सतह तक की तालीमी अमल में शामिल होने के लिए काबिल बनाया जाएगा। PWD एक्ट 2016 के शमूलियती तालीम को एक ऐसे निज़ाम के तौर पर मुतय्यन करता है जहां आम तौर पर माजूर सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं और तरबियत और सीखने के निज़ाम को इस तरह तशख़ीस करदा किया जाता है कि वह हर एक बच्चे की सभी उमूमी व खुसूसी ज़रूरियातों की पूर्ति करने के लिए काबिल हो। NCF तैयार करते वक्त NCERT द्वारा माजूर महकमे के कौमी इंस्टीट्यूट जैसे माहिर महकमा के साथ मुशावरत ज़रूर किया जाएगा। माजूर बच्चों के इंतज़ाम को जहन में रखते हुए स्कूल व स्कूली अहाते की माली मदद का इंतज़ाम किया जाएगा। उसके साथ ये भी ध्यान दिया जाएगा कि स्कूल व स्कूली अहातों में माजूर बच्चों की ज़रूरियात से मुताल्लिक़ तरबियत याफ्ता टीचर्स की नियुक्ति तकर्रुर की जाए।
साथ में एक से ज़्यादा माजूर वाले बच्चों के लिए जहां भी ज़रूरत हो एक रिसोर्स सेंटर कायम किया जाएगा। क्लासरूम में टीचर्स व दीगर हमजमात साथी के साथ आसानी से जुड़ने के लिए खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को कुछ मुआविन सामान जैसे बड़े प्रिंट और ब्रेल फॉर्मेट में काबिल रसाइल किताबें ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब करवाए जाएंगे। NIOS भारतीय संकेत भाषा और भारतीय संकेत भाषा का इस्तेमाल करके दीगर बुनियादी सब्जेक्ट को सिखाने के लिए आला मेयार वाले मॉडल तैयार करेगा। साथ ही माजूर बच्चों की हिफाजत पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में जाने में नाकाबिले और गहरी माजूरियत वाले बच्चों के लिए घर की बुनियाद पर तालीम के रूप में एक ऑप्शन दस्तयाब रहेगा। घर की बुनियाद पर तालीम के तहत तालीम के ले रहे बच्चों को दीगर आम निज़ाम में तालीम ले रहे किसी भी दीगर बच्चे के बराबर माना जाएगा। घर पर तालीम की कारकर्दगी व तासीर की टेस्ट के लिए बराबर मौके के मसावात के उसूल की बुनियाद पर मबनी ऑडिट कराया जाएगा। PWD एक्ट 2016 के मुताबिक उस ऑडिट की बुनियाद पर घर की बुनियाद पर स्कूली तालीम के लिए हिदायत और मयार तैयार किया जाएगा। अक्सर दर्जात में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने कुछ खसूसी माजूरी होती है, उन्हें कुछ भी सीखने के लिए लगातार मदद की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट क्लियर करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है आगे तरक्की के मौके उतनी ही बेहतर नज़र आती है। असातिज़ा को सीखने से मुतल्लिक इस तरह की माजूरियत की पहचान करने और उनके रोकथाम के लिए स्कीम बनाने में खास तौर से मदद मिलनी चाहिए। बच्चों को अपनी स्पीड के मुताबिक काम करने की आज़ादी देना, निसाब को हर एक के लिए काबिल व लचीला बनाना और साथ ही साथ मुनासिब तशख़ीस और तस्दीक के लिए मुनासिब इकोसिस्टम बनाना। खास माजूरी वाले बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए उससे मुतल्लिक बेदारी और इल्म को सभी असातिज़ा की तरबियत का ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। साथ ही जिनसी हसासियत व ज़ेर नुमाइंदगी वाले गिरोहों के प्रति हसासियत तैयार की जानी चाहिए जिससे उनकी शराकत की दर्जा को बेहतर बनाया जा सके। स्कूलों के मुतबादिल शक्ल अपनी रिवायत और मुतबादिल माहिरीन तालीम मश्क को महफूज करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों में मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, कौमी ज़बान और दीगर मुतल्लिका मज़मून को अपने निसाब में शामिल करने के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। साइंस, मैथ, लैंग्वेज और सोशल स्टडीज़ के तदरीस में असातिज़ा की काबिलियतों को नए तालीमी मश्क के लिए वाक़ियत समेत तैयार किया जाएगा। लेबोरेटरी और लाइब्रेरी को मजबूत किया जाएगा और मुनासिब पढ़ने की किताबें, मैगजीन्स वगैरह दस्तयाब कराई जाएगी। समाजी मासी पसमानदा गिरोह के तहत SC और ST के तालीमी तरक्की में अदम मसावात को दूर करने पर खास तवज्जो दी जाएगी। स्कूल की तालीम में शराकत को बढ़ाने के लिए कोशिशों के तहत सभी समाजी मासी पसमानदा गिरोहों से बासलाहियत तलबा के लिए बड़े पैमाने पर सरसरी इलाकों में खास हॉस्टल, ब्रिज कोर्स और फीस माफ़ करने और स्कॉलरशिप के जरिए खासकर सानवी सतह पर माली मदद फराहम की जाएगी ताकि आला तालीम में उनके दाखिले को आसान बनाया जा सके। वजारत दफ़ा के ज़ेर एहतमाम रियासती हुकूमतों को कबायली अक्सरियती रियासतों समेत अपने सानवी और आला सानवी स्कूलों में NCC विंग को खोलने के लिए तरगीब दी गई है। उससे तलबा की फितरी सलाहियतों को दफ़ाए फ़ौज में कामयाब करियर की तरगीब देने में मदद मिलेगी। समाजी मासी पसमानदा गिरोह के तलबा व तलबात के लिए दस्तयाब स्कॉलरशिप मौके और स्कीम्स में शिरकत करने और मसावात को बढ़ाने के लिए कुछ आसान तरीके कायम किए जाएंगे, जैसे किसी ऐसे सोलह एजेंसी या वेबसाइट के ज़रिए से दरख्वास्त लेना जो सभी तलबा तक उन सभी स्कीम्स, स्कॉलरशिप और मौके की पहुँच यकीनी बनाए और सिंगल विंडो निज़ाम के ज़रिए से उनका दरख्वास्त यकीनी बनाएं। मज़कूरा बाला साला सभी पॉलिसीज़ और हल सभी समाजी मासी पसमानदा गिरोह के लिए मुकम्मल तौर पर शमूलियाती और मसावात हासिल करने के लिए अहम तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। सभी तलबा और तलबात के लिए उम्दा रोल मॉडल लागू करने की सिमत में ये कोशिश की जाएगी कि समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह में से आला मेयार के असातिज़ा और क़यादत का ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाब किया जाए। स्कूली निसाब की बुनियादी तालीम में मुअज़्ज़ज़ कीमतों पर मवाद जैसे सभी तमाम लोगों का एहतराम, हमदर्दी, रवादारी, इंसानी हुकूक, जिनसी मसावात, अहिंसा, आलमी शरीयत, शमूलियत और बराबरी शामिल होंगे। इसमें मुख्तलिफ सकाफ़ती, मजहबी, लिसानी, जिनसी पर मबनी पहचान वगैरह के बारे में ज़्यादा तफसीली इल्म शामिल होगा जो तनों की तरफ एहतराम और हसासियत तैयार करेगी। स्कूल के निसाब में किसी भी
कदामत परस्ती के तअस्सुब को हटा दिया जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मवाद शामिल होगा जो सभी बिरादरी के लिए बुनियादी और मुतल्लिका है। अब हुकूमत के ज़रिए उठाए जाने वाले इक़दाम। समाजी मासी पसमानदा गिरोह की तालीम के लिए मुनासिब हुकूमती फ़ंड का तयन किया जाएगा। आला और समाजी मासी पसमानदा ग्रुप के लिए वाज़ेह मकसदों का तयन किया जाएगा। आला तरबियती इंस्टीट्यूट के दाखिले के अमल में जिनसी तवाज़ुन को बढ़ावा देना, तरक्की की और डाउनवर्ड ज़िलों में आला मियारी व आला तरबियती इंस्टीट्यूट बनाकर और बड़ी तादाद में समाजी मासी पसमानदा ग्रुप के लिए हुए खास तालीमी मैदान बनाकर पहुँच को सुधारना। मुकामी हिंदुस्तानी ज़बानों में या कौमी तौर पर पढ़ाने वाले आला मियार के आला मियारी इदारों की तामीर और नशोनुमा करना। अवामी और निजी दोनों ही तरह के आला तालीमी इदारों में समाजी मुआसी पसमानदा गिरोह को ज़्यादा माली मदद और स्कॉलरशिप फराहम करना। समाजी मुआसी पसमानदा ग्रुप के बीच आला तालीम के मौक़ों और स्कॉलरशिप से जुड़ी बेदारी के लिए प्रचार प्रसार करना। बेहतर शिरकत और सीखने के नताइज के लिए टेक्नोलॉजी की तश्कील और तरक्की। आला तालीमी इदारों के ज़रिए उठाए जाने वाले इक़दाम। इस दौरान आला तालीम के हुसूल और इक़्तिसादी मौक़े के नुकसान से वाबस्ता अखराजात को कम करना। समाजी मुआशी एतबार से महरूम तलबा को ज़्यादा माली मदद और स्कॉलरशिप फराहम करना। आला तालीमी मौक़े और स्कॉलरशिप से जुड़ी बेदारी के लिए प्रचार प्रसार करना। दाखिले के अमल को ज़्यादा शमूलियाती बनाना। निसाब को ज़्यादा शमूलियाती बनाना। आला तालीमी प्रोग्रामों को ज़्यादा मुलाजमत के काबिल बनाना। हिंदुस्तानी ज़बानों और दूसरी ज़बानों के तौर पर पढ़ाए जाने वाले ज़्यादा डिग्री निसाब तैयार करना। इस बात को यकीनी बनाना कि तमाम मुतल्लिका इमारतें और दीगर बुनियादी सहूलियात व्हील चेयर काबिल रसाई है और मुख्तलिफ काबिल अफराद के मुताबिक बनने के काबिल हैं। पसमानदा तालीमी पस मंज़र से आने वाले तलबा के लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार करना। मुनासिब मशावरत के प्रोग्रामों के ज़रिए तमाम तलबा को माशरती, जज्बाती और इल्मी मदद और मशवरा फराहम करना। निसाब समेत आला तालीमी इदारों के सभी पहलुओं के ज़रिए फैकल्टी मेंबर, काउंसलर और तलबा और तलबात को जिनसी और जिनसी शिनाख्त के प्रति हसास और शमूलियत, इम्तियाजी सलूक और तअस्सुब के खिलाफ सभी कायदा कानून को सख्ती से लागू करना। थैंक यू। हेलो जी राफिया खातून, बहुत अच्छा, आपने सर। अच्छा प्रेजेंटेशन किया। सब बड़े के तहत में इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है फरिश्ता नसीम के हवाले है, और इनका जो स्पीच होगा वो कैसे ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया जाए और यूनिवर्सल एक्सेस को बढ़ाया जाए, इस पे उनकी बात होगी। तो फरिश्ता नसीम अपने को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। इसमें जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, ड्रॉप आउट रेट, और व्हाट आर द काउज ऑफ स्टूडेंट्स टू ड्रॉप आउट, initiatives that have been highlighted in NEP 2020 to bring them back in school, how to retain the students। इन 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि NEP 2020 में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बताया गया है, जिसमें सना आफरीन ने 4 लेवल बताए थे। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज की बात हो चुकी है। 5+3+3+4 के बारे में अगर हम पीछे मतलब कुछ प्रोग्राम्स को देखें, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, मिड डे मील हो, ये सब ने अपने अपने कारनामे अंजाम दिए थे। जिसमें जो है ये सब जो आया, जितना भी प्रोग्राम जो है, ये सबको कहीं ना कहीं लाने का जो मकसद था, टू कट ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना, टू कर्टेल ड्रॉप आउट रेट, टू रिटेन द स्टूडेंट, टू मेक द एजुकेशन यूनिवर्सलाइज। एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का मकसद था, ड्रॉप आउट को कम करने का, स्टूडेंट्स को रिटेन करने का मकसद था। और ये सब जो के बारे में भी जो है हाईलाइटेड किया गया है NEP 2020 में। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेट की।
ग्रॉस एनरोलमेंट रेट क्या है 2015 और 16 के एक डेटा के हिसाब से नीपा ने दिया था, जिसमें बताया गया है कि प्राइमरी लेवल यानी कि ग्रेड 1 to 5 में जो परसेंटेज है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट का है वो है 99.2%, और अपर प्राइमरी में यानी 6 to 8 ग्रेड में परसेंटेज है 92.8%। एलिमेंट्री लेवल की बात करें यानी कि फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8 परसेंटेज जो है 96.9% है। फिर 9-10 सेकेंडरी लेवल में बात करें क्लास 9 to 10 की, तो जहां परसेंटेज जो ग्रॉस एनरोलमेंट का है 79.3 और सीनियर सेकेंडरी 11-12 56.2% है। ये जो डेटा है नीपा का है। दिस डेटा क्लियर्स दैट अमंग द एनरोल्ड स्टूडेंट लार्ज नंबर स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप्ड आउट हो रहा है, ड्रॉप्ड आउट जस्ट आफ्टर 5, आफ्टर ग्रेड 5 के बाद जो है ड्रॉप्ड आउट हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो स्पेशली ड्रॉप्ड आउट हो रहा है वो ग्रेड 8 के बाद हो रहा है। मोस्टली ड्रॉप आउट इज स्पेशली आफ्टर ग्रेड 8। तो हम जो ये जो देख रहे हैं ड्रॉप आउट जो है 8 क्लास के बाद क्या हो रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है डिक्रीज कर रहा है और ड्रॉप आउट रेट जो है इंक्रीज कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस हैज बीन रियलाइज्ड, this has been highlighted in NEP 2020 that the dropout rates after grade 5 is very high and especially after grade 8. तो अब देखते हैं कि कितना जो हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट क्या है। तो 75th सर्वे जो है NSSO का 2017 और 18 के मुताबिक जो है 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट जो है वो 3.2 करोड़ है। 3.2 करोड़, यानी कि हम क्या, इवन द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंट्री, मेनी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल सिस्टम। हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि राइट टू एजुकेशन, इसके बावजूद भी क्या है कि हम बच्चे जो है स्कूल छोड़ रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फंडामेंटल एंड प्रिपरेटरी स्टेज दे लीव द स्कूल, दे ruin their childhood. So this is the responsibility or duty of the country to bring them to the main stream of education. ये जिम्मेदारी है कंट्री की जो है बच्चों को इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया जाए। अब हम बात कर लें क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक इनटू द एजुकेशन फोल्ड and to prevent further students from dropping out with a goal to achieve 100% gross enrollment rate. 100% gross enrollment rate करने का मकसद है 2030 तक, यानी कि कौन से क्लास से, फ्रॉम फंडामेंटल स्टेज टू सेकेंडरी स्टेज, यानी कि फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, या वी कैन से फ्रॉम प्री टू 12th क्लास तक की जो मतलब ऑब्जेक्टिव है वो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट करने का बाय 2030 तक। दूसरा है कि टू मेड ए कंसर्टेड नेशनल एफर्ट विल बी मेड टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि सभी तक तालीम की जो है पहुंच हो सके, इसका की कोशिश करने की इसमें बात की गई है NEP 2020 में। और काउज ले लें स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट का, तो काउज जो है बहुत सारे हैं ड्रॉप आउट के, जैसे कि कुछ काउज हो गए सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक इशू हो गया, अर्ली मैरिज है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर हो गया, एडोलसेंट्स टू वर्क एंड अर्न, प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, लैक ऑफ मिनिमम लेवल लर्निंग, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, लैक ऑफ गुड सैनिटेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सेफ्टी एंड सो ऑन। ये सारे जो हैं बहुत और भी बहुत हैं, जिसमें कुछ जो है हाईलाइटेड किया गया NEP 2020 में, जिसको मैंने यहाँ पे पेश किया है। उसके बाद क्या है, ड्रॉप आउट्स के बाद क्या है, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो इसको हाईलाइट किया गया है। इसमें स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू ब्रिंग चिल्ड्रन, किस तरह से हम बच्चों को स्कूल में बैक लाएं, हु हैव ड्रॉप्ड आउट बैक टू स्कूल, एंड टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फर्दर फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट, और उन बच्चों को रिटेन करें जो मतलब ड्रॉप आउट करने के कगार पर हैं। क्या किया जाए और क्या स्टेप्स लिया जाए, इसके बारे में जो NEP 2020 में जो कहा गया है, तो वो ओवरऑल बताया गया है 2 स्टेप्स। तो पहला जो है टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
इसकी बात की गई है कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाए, इस तरह से स्कूल की हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ कर दे, इस तरह की का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो सके, गुड सैनिटेशन कर दे, प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड कर दे, इज टू प्रोवाइड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल सो दैट ऑल स्टूडेंट्स एक्सेस टू सेफ, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं सेफली जो है उस स्कूल जो है आए और एंगेज रहे स्कूल में, टू प्रोवाइड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल, टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रेन टीचर इन इच स्टेज। और स्कूल में क्या है, ट्रेन टीचर प्रोवाइड करने की बात की गई है। फिर क्या है कि प्रोवाइड सपोर्टिंग हॉस्टल फैसिलिटीज, इसके बारे में बात किया गया है। एड्रेसिंग एक्सेस गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल बनाने की बात की गई है कि स्कूल को कायम किया जाए फ्रॉम प्री से लेकर के सेकेंडरी स्टेज तक है के जो है स्कूल को हम कायम करें और 100 ताकि जो है 100% गोल ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को हम अचीव कर सकें। और दूसरा कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल वहां हम इस्टेब्लिश करें जहां पर जो है ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहा है, वेयर द मोस्ट ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स आर ड्रॉप आउट, वहां इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। और कहा और क्या कहा गया है कि जहां अचीवमेंट कम हो, एजुकेशन की पहुंच कम हो, वहां हम स्कूल को कायम करें फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्टेज तक के लिए, ताकि हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को अचीव कर सके। उसके बाद कहा गया है सपोर्टिंग हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात किया गया है, खास करके लड़कियों के लिए या डिसएडवांटेज्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज की बात की गई है। और हॉस्टल फैसिलिटीज वैसा हो जैसा कि नवोदय से मिलता जुलता हो, उस तरह की हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उसी तरह की का रूम की फैसिलिटी दिया जाए जिस तरह का नवोदय विद्यालय में, वार्डन का इंतजाम करना, सिक्योरिटी गार्ड्स देना, ये सब की बात कही गई है। सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट की भी बात की गई है कि साइकिल देना या अरेंजमेंट कर देना ट्रैवल ग्रुप्स का, ताकि 4 लोग 5 लोग आए और आ जा सके एक साथ। स्कूल बस की, ये सब की बात कही गई है। या तो कहा कि अगर रूरल एरिया में स्कूल है तो वहां जो है साइकिल रिक्शा को प्रोवाइड करें, उन्हीं मतलब स्कूल ही के किसी पेरेंट्स को जो इस तरह के वर्क करते हैं और उनको इस तरह हायर करें, उनको इसके लिए पेमेंट दें और ताकि वो सेफ ट्रांसपोर्ट हो सके, ये कहा गया है। ये सब जो था इसमें प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक और कहा गया है कि माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में, जैसे कि लेबरर्स जो होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, तो उनके उस वजह से क्या होता है बच्चों के पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। वो अपनी लेबरर्स जो होते हैं अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और क्या होता है उनकी पढ़ाई पर असर होता है जब वो एक माइग्रेट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और कुछ लोग क्या करते हैं ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इसके लिए अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम की भी बात कही गई है कि हम क्या करें, इसका कयाम करें ताकि वो एजुकेशन ले सके और एजुकेशन से महरूम ना रहें। ये सब था जो कुछ बताया गया है इसमें, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब दूसरा स्टेप जो है वो टू अचीव यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल। किस तरह से यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन होगा स्कूल में, इसकी बात की गई है। तो उसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो ट्रैकिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस इन स्कूल, यानी कि हम स्कूल में क्या है अटेंडेंस को देखें, अटेंडेंस को ट्रैक करें कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, क्या कितने बच्चे आ रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे वजह हम जाने। स्टूडेंट्स को ट्रैक करने का, उसके अटेंडेंस को देखने का, वेदर दे आर कमिंग स्कूल रेगुलरली और नॉट, ये सब देखने का ये किया गया है इसमें, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस इन स्कूल। और क्या बोला गया इसमें कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज विल बी पुट इन प्लेस फॉर बूस्टिंग अटेंडेंस। इस एक मौसर हिकमत अमली को अपनाया जाएगा जिसमें जो है मॉर्निंग और मिड डे मील अटेंडेंस की बात की गई है कि एक अटेंडेंस मॉर्निंग में और दूसरा जो होगा मिड डे मील में होगा। और तीसरा कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जाने चाहिए जो 100% अटेंडेंस हो या नियर टू 100% हो। दूसरा है मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स हु मे बी फॉलिंग बिहाइंड,
जो स्टूडेंट छोड़ चुके हैं, बहुत दिन हो गया है वो छोड़ चुके हैं, उनको जो है तालीम के मैदान में लाया जाए, उनके पेरेंट्स से बात किया जाए, उन स्टूडेंट से बात किया जाए और उनको तालीम से जोड़ा जाए, उनके लिए रिमेडिएशन प्रोग्राम से कनेक्ट किया जाए, इसके बारे में बात किया गया है। तीसरा जो है टू इंश्योर क्वालिटी, तो टू इंश्योर क्वालिटी में कही गई है कि हम किस तरह से, सिर्फ यही तक नहीं कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, ये प्रोवाइड कर दे, बल्कि क्वालिटी की भी बात की गई कि किस तरह से हम क्वालिटी लाएं। तो इसकी भी बात की गई टू मेक द, ताकि सारे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो स्कूल में, स्टूडेंट्स का, सभी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो सके। और जो बच्चे जिसके लिए कहा गया है कि वैसे एरियाज जहां ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम बेस्ट टीचर्स टू बी डिप्लॉयड, यानी कि अच्छे टीचर की नियुक्ति करने की बात की गई है। ओवरऑल ऑफ द करिकुलम, इस तरह का करिकुलम हम ये करें, पेश करें बच्चों के सामने, ताकि वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब का हो, वो इंगेज रह सके, उसमें यूजफुल रहे। इस तरह के करिकुलम को पढ़ाने की बात की गई इसमें, कि बच्चे जो है इंगेज रहें, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये था। उसके बाद है कि रोल ऑफ सोशल वर्कर्स एंड काउंसलर, तो इसमें जो है कि हम वैसे स्टूडेंट का जानेंगे कि स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट क्यों कर चुके हैं और जो कभी इनरोल्ड हुए नहीं है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, टू नो द स्टूडेंट्स हैविंग लेंदी एब्सेंस की वजह क्या है। तो इसके लिए रोल जो है सोशल वर्कर्स का भी होना चाहिए, काउंसलर्स को अपॉइंट करने की बात कही गई है। हर स्कूल में क्या होगा, एक SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसका काम होगा कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, बच्चों को देखना, और क्या वजह है ड्रॉप आउट की, किस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, करिकुलम को देखना, लर्निंग मटेरियल्स को देखना, ये सब SMC का काम होगा। और ये SMC, सोशल वर्क, काउंसलर्स, ये सब मिल करके पता करेंगे कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्या वजह है, और क्यों और या बहुत दिन से एब्सेंट क्यों है इस तरह का, या वो कभी आए ही नहीं हो, एनरोल ही नहीं लिया, क्या वजह है। तो इस तरह के जो है टीचर से कंसल्ट करके उन्हें रेमेडियल प्रोग्राम जैसे कि NTP एंड RIAP जैसे या पीयर ट्यूटरिंग जैसे प्रोग्राम से जोड़ने की बात कही गई है, ताकि बच्चे का जो हो ड्रॉप आउट को कम किया जा सके। NTP जो हो गया, नेशनल ट्यूटरिंग प्रोग्राम्स, यानी कि स्कूल में से ही किसी एक बच्चे को जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको ले लिया जाएगा और वो टाइम दिया जाएगा, यानी कि वीक में जो है ना 5 आवर टाइम दिया जाएगा, जिसमें से बच्चे जो क्या करेंगे, मतलब वो जो होगा दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा, या जो नीचे क्लास के बच्चे होंगे उनको पढ़ाएगा, उनको मदद, उनकी हेल्प करेगा इस तरह से। और जो सरकार होगी इसके लिए उसको, इस काम के लिए उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये है नेशनल ट्यूटरिंग प्रोग्राम में बताया गया है। दूसरा है RIAP, इसके लिए भी कहा गया है RIP, यानी कि रिमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्राम, ताकि जो है उन छात्रों के लिए है जो फॉर्मली तौर से मदद करे, जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनके लिए इसके बारे में बात किया गया है, ताकि इनको छुट्टी के दिन में या स्कूल आवर के लास्ट टाइम में या स्कूल आवर के दौरान ही इनको एजुकेशन दिया जाए, ताकि वो उनकी हेल्प हो सके। ऐसे बच्चों को वापस लाएंगे जो स्कूल से बाहर थे या स्कूल से उपस्थित नहीं होते थे। इस तरह के प्रोग्राम दे करके हम ये क्या करेंगे, बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे, इंगेज करेंगे। अगला है इनेबलिंग मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग। इसमें कहा गया है कि ना सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से बल्कि हम जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन से भी जोड़ा जाएगा बच्चों को नॉन फॉर्मल तौर पे भी उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। ओपन डिस्टेंस लर्निंग की ODL की बात की गई है कि जो ऑफर्ड कराती है NIOS और SIOS जो ऑफर कराती है, उससे जो है बच्चों को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, उन्हें ई रिसोर्सेज, ई लर्निंग को प्रमोट किया जाने की बात कही गई है। ये सब जो है इसके मदद से जो है बच्चों का क्या होगा, ड्रॉप आउट कम होगा और वो जो है मतलब उन तक पहुंच हो सकेगी एजुकेशन की। उसके बाद है RTE एक्ट के बारे में कहा गया है कि RTE एक्ट में सेकेंडरी एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात कही गई है। पहले जो था RTE
आरटी एक्ट में है क्या वो, ये प्राइमरी एजुकेशन तक की है, लेकिन इसमें जो है एनईपी 2020 में सिफारिशात दी है कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन को भी शामिल किया जाए, फ्री एंड कंपल्सरी क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 9 टू 12th, इट मीन्स एज टू 14 एज टू 18 एज के लिए, ताकि जो है 2030 तक जो है हम एनरोल कर सके स्टूडेंट को और पार्टिसिपेट कर सके, किया जा सके एजुकेशन में, उनको इंगेज किया जा सके, और इस तरह से जो है बच्चों को कि जो ड्रॉप आउट को कम किया जाए, यूनिवर्सल एक्सेस उन तक हो सके, और जो बच्चे छोड़ने के कगार पे हैं जिससे उनको रिटेन किया जा सके। ये सब बातें जो थी इसमें कही गई है एनईपी 2020 में। हाँ, तो हमने जाना क्रॉस एनरोलमेंट रेट, ड्रॉप आउट रेट क्या था, और क्या क्या काउजेज बताए गए हैं इसमें, और क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। इसमें 2 इनिशिएटिव्स था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा था टू अचीव यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल। तो ये था एनईपी 2020। थैंक यू। चलिए, फरिश्ता नसीम, बहुत अच्छा रहा आपका भी। और फाइनली कुछ बात कहने से पहले अगर आप लोगों को कोई कुछ पूछना है तो ज़्यादा नहीं, 1 2 से 3 सवाल जो है पूछ लीजिए, और सवाल जो है आप अपने ही लेवल पे कीजिएगा, वैसा सवाल मत कर दीजिएगा जिसे आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। दूसरे का नॉलेज चेक करने के लिए सवाल यहाँ पर मत कीजिएगा। कोई सवाल जो है आप अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं नाम लेकर। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत देखिए, ये जो स्टूडेंट वेबिनार रहा जिसको आपने किया, आपने करवाया, आपकी मेहनत रही, और जो स्पीकर थे उन्होंने बहुत तैयारी की और बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है। और हम सबको कम से कम जो स्कूल एजुकेशन वाला पार्ट है एनपी 2020 का, वो कमोबेश हम सबका क्लियर हो गया है। अब क्लासरूम में जब भी इस तरह की कोई बातें आएगी एनपी 2020 स्कूल एजुकेशन को लेके, तो फिर हम जो है उसको हम और अच्छे से ज़्यादा समझ पाएंगे। ये जो आज का प्रोग्राम रहा, आप इसको ये समझ सकते हैं कि जब हम आपके अंदर में एक तरह का टॉलरेंस यहाँ पे बना आकर, एक तरह से आपने अपने ही साथियों को आपने सुना, आपने उसको टॉलरेट किया, आपने सुना, ये बहुत बड़ी बात है। हम जब अपनी ही उम्र के लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा जो तरक्की है वो यहीं से स्टार्ट होने लगता है। अगर हम अपने ही उम्र के लोगों को सुनना बंद कर दें तो फिर हमारा जो तरक्की है वहीं से रुक जाता है। तो ये समझिए कि एक पहला कदम था स्टूडेंट वेबिनार की शक्ल में, जिसे आप लोगों की मेहनत ने इसको कामयाब किया। और इसमें सबका यहाँ पे इसको जो कामयाब करने में सबका हाथ रहा है। सब यहाँ पर हम देखा कि आज जो पार्टिसिपेंट थे वो बाकी दिनों से ज्यादा थे। हमने ये भी दिखाया कि शायद वो बाहर के भी थे, यहाँ पे जो हमारे एमएड के स्टूडेंट थे उससे बाहर से भी लोग यहाँ पे आए थे। तो आप सब जो बाहर से आए थे, जो एमएड, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपना जो स्टूडेंट सेमिनार है हम यहीं पे इसको खत्म